वेलकम एवरीवन टू दिस वंडरफुल सेशन जहां पे हम एक हिस्टोरिकल इवेंट कवर कर रहे हैं आज। डॉक्टर बबली मलिक की सक्सेस स्टोरी। वैसे तो आप सबको पता है कि हर किसी की स्टोरी होती है, लेकिन वो इन स्टोरी स्टोरी इंस्पायर करने लायक तब होती है जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। सो आई वेलकम डॉक्टर बबली मलिक टू दिस वंडरफुल सेशन वेयर आई एम गोइंग टू cover her success story for getting All India Rank 7 in Madhya Pradesh Assistant Professor exam. So before we start the session, I request all of you to congratulate Dr. Babri before we start the session. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Very, very congratulations, ma'am. Heartiest congratulations, ma'am. Congratulations. Thank you. Thank you so much. So my first question is to request you to give a brief introduction about yourself, about your family background, कहाँ से आपने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है ना। कुछ लोगों को लगता है कि अगर कोई पैदाइश से इंटेलिजेंट है, गॉड गिफ्टेड है, तभी कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। Yes, sir. First of all, thank you so much for your warm wishes. And all of us are present here as all are eager to reach that platform right now. I am at present. So success story बनाना सबका एक वो एक ड्रीम ही होता है and हम लोग सब डिस्कस भी करते थे कि really will when that day will come that we'll also cover this kind of story. So all who are present over there, they are going to tell their story. I'm definitely very much sure about it because all are well connected with sir. So I am Babli Malik. I am from Kolkata, West Bengal. और बस मेरा फैमिली शुरुआत हुआ था इट्स फ्रॉम अ नेटिव डिस्ट्रिक्ट दैट इज हुगली डिस्ट्रिक्ट and I specifically studied from a Bengali medium school up to plus two. Then I came to University of Calcutta for doing my graduation. English honors I did. My post graduation is from BHU, Banaras Hind University, and that was really a serious jump from West Bengal to Varanasi because I was the first girl to reach from one state to another. My family is quite educated, all are my teachers and doctors, but being a girl, इतना दूर एक जगह से दूसरा सिटी में आना, इसके लिए मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, टीचर्स भी उस टाइम थे वो सपोर्ट की है, so to come to BHU was a very decisive factor for me. Then after my PG, I came back to Calcutta and did my B.Ed from University of Calcutta because I was not that sure that PhD was really a dream from that time actually. And then but I was not sure okay, how I will get the job after PhD. So that surety was not there. So that's why I did my B.Ed from University of Calcutta. And again, I decided, and some family members and friends, they forced me to join PhD. एक बार मिला था पीएचडी ज्वाइन करने के लिए मास्टर्स के बाद ही तो ज्वाइन नहीं किए थे देन आफ्टर बीएड देन अगेन आई ज्वाइन बीएचयू फॉर पीएचडी तो वहां से मेरा पीएचडी चलते चलते 2018 में हमको जॉब मिला दैट इज इन नवोदय एट दैट टाइम आई एक्चुअली क्रैक्ड 4 एग्जाम्स इन स्कूल लेवल यूपी टीजीटी पीजीटी देन नवोदय देन डी ट्रिपल एसबी so I am Jharkhand TGT PGD so it was like but all I cracked due to preparation of NET और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम सर से नेट के टाइम हम नहीं लिए थे तो नेट के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हुआ बहुत बार फेल किए बहुत साल फेल किए मतलब कितने बार दिए काउंटलेस टाइम है तो फाइनली पास किए और पास करने के बाद 2-3 बार चेक करते रहे कि ये सच में रिजल्ट दिया कि धोखे में ये रिजल्ट आ गया तो 3 दिन तक सब लगातार चेक करते रहे कि सच में पास किए या बाद में बोलेंगे इट इज अ मिस्टेक फ्रॉम आवर पार्ट सो बहुत डिफिकल्ट था पर उस प्रिपरेशन के साथ हम कोई भी स्पेसिफिक जो एग्जाम क्रैक किए थे टीजीटी बीजीडी का इतना स्टेट का किसी का भी हम स्पेसिफिक सिलेबस भी नहीं जानते थे पर नेट का इतना प्रिपरेशन हो चुका था उस टाइम में सब उसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हो गया था तो फाइनली हम नवोदय सिलेक्ट किए क्योंकि नवोदय बालासोर में पोस्टिंग था उड़ीसा में ही बहुत मेहनत करके पास था तो यहाँ तक हम पोस्टिंग लेके 2018 में पीएचडी में हम ऑलरेडी 3 साल हो चुका था तो टेम्पोररी विथड्रॉल लेके आई कंटिन्यूड माय पीएचडी
And being a part of Navodaya, it was very difficult to continue PhD. Who know a little bit about Navodaya, this is a residential school, very hectic schedule. 24 hours is your job duty here. So रात में अगर 10 बजे सो भी रहे हो या 11 बजे सो भी रहे हो, so कॉल कैन डिस्टर्ब यू कि एक स्टूडेंट को कुछ हो गया, लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल. तो ये मेरा जॉब अभी भी है. सो उसके उसके रहते हुए हम पीएचडी कंप्लीट किए अपना. समर वेकेशन जो था हम लोग का 2 मंथ्स का समर वेकेशन मिलता है, घर नहीं आए 2 साल हम. उस वेकेशन में कंटिन्यू किया अपना पीएचडी. सो दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट जर्नी. तो फाइनली पीएचडी मेरा खत्म हुआ 2022 में. आई वाज अवॉर्डेड विद द पीएचडी डिग्री फ्रॉम बीएचयू itself. Then when I met sir in the year 2022, I think, 22, I think, October 2022. So that was a turning point in my life. And then, because after coming to Navodaya, I totally stopped doing anything. But I was determined to complete my PhD. That was all. हमको लगा था कि यहीं पे खत्म है जानी. तो पर when I met sir in 2022, so should I be brief or can I continue with this? Continue. Entering into the stories. So in 2022 I met sir and तब ईपीएचएससी का कोर्स चल रहा था, उसमें ज्वाइन किए थे. एंड सर का आधा क्लास हो गया था. सर को फोन किए थे, हमको अभी भी याद है. तो सर को पूछे सर इतना सारा कोर्सेस हो गया, अभी ज्वाइन करना सही होगा कि नहीं करे. तो सर बोले ठीक है, आप डिसाइड कर लो, पर आप कवर कर लोगे रिकॉर्डिंग से. तो हमको लगा ठीक है ज्वाइन करते हैं. एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई मेट सर. कैसे कैसे टीचर बनते बनते एक मोटिवेटर, फिर एक मतलब एक इंस्पायरिंग फिगर मेरे लिए. और नवोदय में रहते हुए कितने बार लगा कि गिव अप कर दे, नहीं हो पा रहा. इतना हेक्टिक शेड्यूल में काम करते करते इतना ज्यादा, दोपहर को काम है, शाम को हम लोग को इवनिंग क्लासेस चलता है, रात को मिस ड्यूटी होता है, हॉस्टल ड्यूटी होता है. रात 10 बजे तक ड्यूटी करते करते हमको नहीं लगा था कि हम कर पाएंगे. बट सर वाज देयर कि हर टाइम. और बाकी जो स्टूडेंट्स की क्लास में थे वो लोग भी अपना फैमिली, बच्चे सबको संभाल के कर रहे थे. तो हमको लगा आई वाज द ओनली पर्सन जो इतना डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं. बाकी बहुत लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, फैमिली के साथ है. इतना लोगों को देख के फिर डिमोटिवेटेड, मतलब उस हिसाब से होता था कि नहीं नहीं ये तो होगा ही, मतलब डिमोटिवेट करने का खुद का कोई चांस नहीं है. Sir was there constantly. So and then after finally this is the after meeting sir, this was my first exam. उसके पहले एक दो बार दिए थे, but I was not prepared at all. So this is the first exam after I met sir, and I got the success, and that's all devoted to sir only. Otherwise it wouldn't have been possible. Yes. Okay, so thank you so much, Bubbly, for sharing the brief introduction and the journey. पहला दिन जब आपका रिजल्ट आया, how much expected you were कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, and what was your response? तो हम थोड़ा सा नेगेटिव है, मतलब हमेशा सोचते कि नहीं होगा. मतलब कभी कभी ऐसा होता है. इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, तो आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग माई नेम इन द लिस्ट, मतलब नॉट इन द लिस्ट ऑल्सो. तो हम ऐसे सोचे थे, जैसा हुआ एक्चुअली, तो हम सोचे थे हम तो रिजल्ट जब आएगा चेक नहीं करेंगे, अगर कोई हमको कांग्रेचुलेशन दिखते हैं तब जाके हम चेक करेंगे मेरा हुआ है कि नहीं. तो अचानक से क्लास के बाद आकांक्षा शिंगम थी, वो हमको विश की, कांग्रेचुलेशन दिए, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस. बोले कौन सा एग्जाम? बोले एमपीपीएस. कब रिजल्ट आया? बोले अभी कुछ देर पहले आया. बोले अच्छा हम है उस लिस्ट में? बोले हाँ आप 7th रैंक में. बोले अच्छा ये भी है. चलो फिर चेक करते हैं. तो फिर चेक किए उसको. तो हम सर इंटरव्यू के बाद सच में पूरा उम्मीद छोड़ चुके थे. मतलब आप बहुत समझाए थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा तुम्हारा ये वो. पर उसके बाद हम जब वो सुने तब बोला 7th रैंक भी आ गया. सो आई वाज हैप्पी, रियली हैप्पी. एंड रिएक्शन मम्मी का भी बहुत अच्छा था. पापा होते तो और भी वो बहुत खुश होते. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. That's really great. किसी भी प्रिपरेशन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल एक ईसीजी की रिपोर्ट की तरह. और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो. सर ये तो 2022 का स्टोरी बता रहा. जब एमपीपीएससी का फॉर्म आया, फिर उसका प्रिपरेशन 3 बार एग्जाम पोस्टपोन हुआ. तो सर उस थ्रू आउट द टाइम, मतलब पढ़ना उस टाइम में जो मेरा जॉब का हेक्टिक शेड्यूल है, मेरा दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था. माय जॉब वाज एवरीथिंग फॉर मी. मतलब मेरा जॉब ही मेरा पूरा टाइम जो लेना होता है. सुबह 5:30 से हम लोग का शुरू होता है शेड्यूल, रात का 10 बजे तक शुरू खत्म होता है ये शेड्यूल. उसमें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि कैसे कंटिन्यू करेंगे.
तो धीरे धीरे आपका क्लासेस के साथ रेगुलरिटी जब बनता बनता गया, तो फिर उस टाइम में उसके साथ कॉन्स्टेंटली वो करते गए, अटेंड करते गए। फिर बीच में एक बार आया कि मतलब बाद में जब पोस्टपोन होने लगा, तो क्यों करे, इसके साथ पोस्टपोन हो ही जा रहा है, तो शायद अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गया, नहीं हो पाएगा और नहीं करते हैं। पर फिर भी हम लोगों का आपका क्लास कंटिन्यू रहा, उसके बाद भी हम लोग अपना ग्रुप में, सोनी मैडम, नीलू, सब लोग मिलके हम लोग अपना एक ग्रुप क्रिएट किए, उसमें हम लोग कंटिन्यू किए पढ़ाई, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे। तो उससे कंटिन्यू चलता रहा। फिर बीच में जब पोस्टपोन हो गया, तो फिर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फिर क्रिएट हो गया कि नहीं होगा, नहीं देता एग्जाम। फिर हम उस बीच में सोचे कि इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया, तभी तो सोचे एमपी क्यों जाएंगे इतना दूर, नवोदय में ठीक है, अच्छा पैसा मिल रहा है, चलो यही तो कंटिन्यू करते। बहुत बार यही चीज आ रहा है, एक तो जॉब है, चलो छोड़ो, क्या करना है, इतना कौन मर मर के पढ़ना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सर आप रहते थे हमेशा रिमाइंड करने के लिए, नहीं, दिस इज योर डेस्टिनेशन, यू शुडंट गिव अप। सो ये बहुत बार आया गिव अप करने का चीज बीच में, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फैमिली में बीच में आया। टाइम का क्राइसिस सबसे ज्यादा मेरा प्रॉब्लम था, टाइम का क्राइसिस बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो फिर लास्ट में सर रास्ते में चलते चलते हेडफोन था साथ में, रास्ते में चलते चलते एक ऑफ पीरियड में खाना बनाते बनाते, बर्तन धोते धोते, कहाँ कहाँ वो टाइम का यूज नहीं किया, आप ही सिखाए कि कैसे टाइम का यूटिलाइज करते हैं। यूपीटीसी को जब हम कर रहे थे तब भी वो चीज सीखे कि हर एक सेकंड कैसा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हर एक टाइम, हर एक मिनट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसको ब्लूटूथ में ऑन करके या वीडियो रिकॉर्ड सुनते रहे या ऑफ पीरियड में सुनते रहे। फिर रास्ते में हम चलते थे तब भी सुनते थे, तो बाकी टीचर्स बोलते थे कि गड्ढे है, गिर जाओगे, हमने नहीं 6 साल से चल रहे, पता है कहाँ गड्ढे है, नहीं गिरेंगे। तो हम वो हर टाइम में वो लोग भी देख के पक्ष गिर, किससे बात भी नहीं करते थे, मतलब अच्छा हाँ ठीक है, मतलब कोई कुछ बोल रहा था हेडफोन है, मतलब बात भी नहीं करते थे। आज खराब भी लगता था मुझे कि मतलब जो सोशल कनेक्शन है पूरा बिगड़ गया था किसी के साथ भी, मतलब घर में या वहाँ पे कलीग, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो फिर वैसा कंटिन्यू चलता रहा। तो बहुत डिफिकल्टी के बाद फाइनली एग्जाम दिए, एग्जाम ठीक गया। पेपर वन लगा फेल करेंगे सर, वहां पे भी पहले ही लगा, ट्रेन में आके बहुत दुखी थे, पेपर वन में हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, इतना खराब गया, ये गया, बहुत खराब गया, क्वालिफाई नहीं करेंगे। फिर घर जाके देखे नहीं, पास कर गए, अच्छे मार्क्स से पास, सर पास कर गए, फिर स्कोर अच्छा आया। फिर जब इंटरव्यू आया, तो सर आप पता है आपको, इंटरव्यू last candidate थे, I was the last candidate in the interview. 7 minutes, I got 7 minutes only in the interview, and they were like in a mood of wrapping up. So इतना ज्यादा जितना प्रिपेयर करके गए थे सर के साथ, इतना ज्यादा प्रिपरेशन करके गए थे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे इतना कुछ ज्यादा नहीं मिला था करने के लिए। बस 2-3 क्वेश्चन जैसे लगा फॉर्मेलिटी किए मेरे साथ, छोड़ दिए, हमको लगा पक्का गया इस बार, मेरा कोई नहीं बचा सकता है हमको। तो सर को फोन किए, लिटरली जो सुन रहे हैं, सर मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया, सर मेरा नहीं होने वाला है, सर सब गया। सर मेरे वेट वेट शांति से रहो, सर क्या क्या पूछा, चाहिए पूछा, कितना आंसर्स किए, ये आंसर्स किए, तो फिर ठीक ही है ना तुम्हारा। हम सोचे सर हमको कंसर्वेशन क्यों कर रहे हैं, सर ट्रूथ क्यों नहीं बता रहे हैं। सर बोले को 7 मिनट में उनको जो देखना था वो देख चुके हैं तुम। अब सर बस संतोष दे रहा है और कुछ नहीं, लेकिन हम रो ना रोए, तो बिल्कुल बिलीव नहीं किए सर आपको, तब आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो फिर फाइनली फिर उस बुक को मिटाने के लिए हम चले गए, घूमने चले गए, फिर शॉपिंग किए, फिर घर आ गया। हमें दोबारा तो कभी जाना नहीं है, तो फिर शॉपिंग वॉपिंग करके घूम के वापस आते, एंड देन फाइनली एक बार रिजल्ट। सुपर। तो मैंने देखा कि आपका इंटरव्यू में हमारी जो कम्युनिटी है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है, 61 मार्क्स यू हैव गॉट। यस। तो इतने कम समय में 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू जो हुआ, इतने अच्छे मार्क्स आए, तो अब आपका परसेप्शन क्या है? And I mean, now I truly believe your words, sir. They are experts, and if it is 6 or 5 or 3 minutes, also they can have their expert ways to understand your knowledge. So I truly understand your words now. Yes, sir. चलिए अब आते हैं एक एक करके एग्जाम के ऊपर, रिटन एग्जाम और फिर इंटरव्यू एग्जाम। तो जहां तक हम रिटन सिलेबस की बात करें, तो इस बार एमपीपीएससी ने बिल्कुल नया सिलेबस रिलीज किया था और सिलेबस काफी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें कि कुछ जनरल टॉपिक्स भी दिए हुए थे, टॉपिक स्पेसिफिक सिलेबस भी था, बहुत ही ब्रॉड था। तो हाउ डिड यू हैंडल, क्योंकि आने वाले समय में और भी कई सारे कैंडिडेट इस तरह के सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे, तो दे विल गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर स्ट्रेटेजी। क्योंकि मैं बता दूं कि जिंदगी में सक्सेस पाने का एक ही फॉर्मूला जो मैंने अपनाया है कि सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रेटेजी और उनके बिहेवियर को कॉपी करना शुरू कर दो। सो डॉक्टर बबली इज वन अमंग देम। आप इनके स्ट्रेटेजी और इनके बिहेवियर को कॉपी करो, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू वांट। ओके, सो तो ओवर टू हम तो बबली।
blindly आपको सर I blindly copied your strategy and your footsteps only. जो आप जैसे क्लास के दौरान जो आप बोले जैसे करवाए मॉक टेस्ट जैसा था, बहुत सीरियस थे मॉक टेस्ट देते टाइम। नीलू और हम थे, सोनी मैडम थे, सब लोग थे उसमें, कौन ऊपर आएगा कौन टॉप में आएगा ये कंपटीशन चलता रहता था। बहुत सीरियसली लिए क्लासेस को, रिवाइज किए प्रॉपरली, सिलेबस बाय सिलेबस जैसे आप पढ़ाए सर उसको उस हिसाब से रिवाइज किए, फिर जैसे नया टॉपिक में आए और नोट्स जॉट डाउन किए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको जॉट डाउन किए। और पूरा ईपीएचएससी का जो कुछ पार्ट था वो बहुत हेल्पफुल हुआ क्योंकि वो पहले ही पढ़ चुके थे हम लोग। और जो नया सिलेबस था उसको फिर बारीकी से जैसे आप पढ़ाए उसको कॉपी किए, उसको पॉइंट्स जॉट डाउन किए, उसको रिवाइज करते गए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द जर्नी एज यू यूज्ड टू से। बार बार सर आपका नाम लेंगे क्योंकि बिकॉज आई ब्लाइंडली कॉपीड योर स्ट्रेटेजी, आई नेवर डाउटेड इट। सो बार बार रिवीजन की, उसको उसको करते गए। फिर हम लोग जब आपका क्लास खत्म हो गया उसके बाद हम लोग अपना ग्रुप डिस्कशन बनाए, जैसे ताकि वो ना मतलब वो डिसकंटिन्यू ना हो। हम लोग का ग्रुप जो 3-4 लोग का ग्रुप था, आपके स्टूडेंट्स है, सब लोग मिलके एक फिर से हम लोग उसको कंटिन्यू किए, उसका जीके फिर इसका सिलेबस जो कि बहुत हेक्टिक था। कुछ कुछ तो सर जो स्टेट स्पेसिफिक दे दिया था उसको भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं आया था, पर जितना लेवल में हम लोग प्रिपेयर किए थे बहुत डीप में चले गए थे। एक एक टेक्स्ट को बहुत अच्छे से जैसे आप पढ़ाए उसको बहुत अच्छे से उसको पढ़े। और फिर एग्जाम इजी लगा। एक्चुअली एग्जाम का क्वेश्चन बहुत सुपरफिशियल लेवल में और बहुत इजी क्वेश्चन लगा एग्जाम के टाइम में। और प्रिपरेशन बहुत काम आया, एक प्रिपरेशन जो था हम लोग का बहुत काम आया। तो इसके बीच में कोई और दूसरा डाउटफुल नहीं था कि दूसरा रास्ता कुछ करे, या जैसे आप पढ़ाए उसको करते गए। वीडियो वीडियो बहुत बार सुने सर, ये पीडीएफ पढ़ने का मुझको इतना मौका नहीं मिलता था, तो जब भी कोई काम करते तो वीडियो बहुत बार सुनते थे। योर वर्ड्स यूज्ड टू वाइब्रेट इन माय हेड एंड देन व्हेन आई गो थ्रू द पीडीएफ, एक बार पढ़ते तो पीडीएफ हो जाता था। फिर नोट जो भी नोट्स जॉट डाउन करते, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखते थे पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स था वो सब सारा लिखते थे। एंड आई रियली टेक द मॉक टेस्ट वेरी सीरियसली और उसको अच्छे से दिए। यस सर, देयर वाज नो अदर स्ट्रेटजी। जनरली मैंने देखा है कि मेरे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, दोनों में एक ही फर्क होता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स 100% कॉपी करते हैं मेरी स्ट्रेटेजी, अनसक्सेसफुल अपना ब्रेन लगाते हैं। एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। क्योंकि मैं वो स्ट्रेटेजी बताता हूं जो ऑलरेडी प्रूवन है, उसमें कहीं भी कोई डिफेक्ट नहीं है। बट द मोमेंट यू अप्लाई योर ओन ब्रेन विच इज नॉट प्रूवन वन, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो वहीं से रिस्क आनी शुरू हो जाती है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स हु आर हियर इन दिस ग्रुप कि जो स्ट्रेटेजी अभी बबली शेयर कर रही है, जस्ट ब्लाइंडली कॉपी इट, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ओके, सो नाउ आई विल बी कमिंग टू योर इंटरव्यू क्वेश्चंस कि आप इंटरव्यू के अंदर गए तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए एंड हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस। Yes, sir. So as I said that I was the last candidate of the panel. So I waited throughout the day. Soni madam was there with me on that day. And उनका नंबर 3 में ही था, तो आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और हंसते हंसते चली भी गई बाय बाय बोल के। एंड आई वेटेड, लंच हुआ, एप्पल खाते गए, मतलब टेंशन होता गया, भारी कुछ खाना नहीं गया एज यू इंस्ट्रक्टेड। तो फिर 4:30-5 बजे तक मेरा नंबर आया। बाहर बैठे थे, बहुत नर्वस थे क्योंकि इसके पहले भी मेरा एक लास्ट कैंडिडेट थे कोई इंटरव्यू में, हम मेरा बहुत एक्सपीरियंस खराब गया था उसमें, तो वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं हमको वापस वो चीज आ रहा था कि फिर से हम यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट है। पहले देख के हमको लग गया था मतलब अच्छा नहीं होगा, पर ये नेगेटिव सोच नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था, बोल के हमको लगा कि बीइंग द लास्ट कैंडिडेट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फैक्ट। सो वो दिमाग में घुस गया था, पर थ्रू आउट द टाइम आई जस्ट, और वहां पे बैठ के भी हम पढ़ाई कर रहे थे सर। इतना टेंशन हो रहा था कि किसी से बात करे, कुछ नहीं कर रहा था। आपका बुक था इंटरव्यू का, उसी को देख रहे थे, कुछ नोट्स बनाए थे उसको देख रहे थे। थ्रू आउट द टाइम आई स्टडी कि ये छूट गया क्या, वो छूट गया क्या। ये मेरा आदत भी है लास्ट मिनट तक पढ़ना, वो एग्जाम हो इंटरव्यू हो, तो हम लास्ट मिनट तक बैठ के उसको देखते गए। फिर फाइनली मेरा कॉल आया वहां पे। मेरा पहले 2-3 लोग गए, उसका भी ऐसा 8-9 मिनट का चल रहा था, फिर मेरा आया। तो then when I entered the interview room, the chairperson he said कि हाँ एक देवी से शुरुआत हुआ आज का इंटरव्यू और देवी से खत्म हो रहा है, so all's well that ends well। तो ऐसा हंसे, तो हम उस टाइम बड़ा स्माइल किए, बोला थैंक यू सर। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, बैठे
नाउ द चेयरपर्सन स्टार्टेड विद कि अच्छा आप हुगली से है, तो हुगली का क्या फेमस है, हुगली का हिस्ट्री बताइए। तो हम हुगली का हिस्ट्री थोड़ा बहुत बताया कि ब्रिटिश हिस्ट्री था, इंपॉर्टेंट था, उस टाइम ब्रिटिशर्स आए थे। तो वो और स्पेसिफिक पूछने लगे, मतलब और क्या था उस टाइम में, कौन नवाब थे, नवाब क्या किए, कौन सा फरमान जारी किया। अब इतना हिस्ट्री का हमको नॉलेज नहीं था, थोड़ा बहुत हुगली का हिस्ट्री पता था। बाद में कोलकाता शिफ्ट किए तो हमको दिमाग से चला गया था कि सर हुगली का भी हिस्ट्री पढ़ना है। होम टाउन अभी कोलकाता लिखते हैं, दिमाग में मेरा वही चला है, पर परमानेंट मेरा रेसिडेंस का एड्रेस वही है, तो अभी भी हुगली का। तो हुगली का डिटेल्स वो नवाब सिराजुद्दौला क्या किए थे वो पूरा पूछने लगे। तो फिर हम ज्यादा नहीं बोल पाए, तो बोले कि ओके नो, मेरा कोलकाता में मेरा मौलाना आजाद कॉलेज था, कोलकाता यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर। So yeah, so who was Maulana Azad? Sorry, so he was a very famous minister, and he was noted for his contribution in education. नहीं जनरल नहीं बताना है, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन बताओ उनका। हमको घुमा घुमा के स्टोरी नहीं सुनना है। तो I said कि okay he did that and that। तो फिर दो तीन बस स्पेसिफिक चीज बताए, फिर और भी उनको सुनना था। and what about that also? Tell me more। So वहाँ पे था, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक बार डाउन हो गया, अच्छा हम ये सब नहीं बता पाए, तो ये चीज पूछे। फिर वहाँ पे बालासोर का वहाँ पे पूछा कि वहाँ पे बालासोर में क्या फेमस है, ये बताओ। तो वो कुछ क्वेश्चन का हम आंसर दिए। Then they come to my PhD topic. They asked me the PhD topic. So वहाँ पे सारा बंचेस उनके था, डॉक्यूमेंट जो जितना सा ईच में नाम भी नहीं रहता है, वहाँ पे नाम, सारा डॉक्यूमेंट्स, आपका स्कूलिंग का सर्टिफिकेट, सब कुछ वहाँ पे रहता है। So they know about you each and everything। So then they asked me, okay, you have taken interviews of the two writers from Northeast. Who are they and what are their famous writing about it? So I took interviews of two Sahitya Academy Award writers, four actually, but I said only two। तो उनका नाम बताया, उनका वर्क्स बताए। फिर पूछे कि हाँ पीएचडी टॉपिक में कि हाउ नॉर्थ ईस्ट women are different from the other women in the plain land। तो पीएचडी कुछ से दो तीन क्वेश्चन था। फिर एक ग्रामर से क्वेश्चन था, उसको एक्सप्लेन किए। फिर और एक था कि फेवरेट पोएट कौन है। सो देन आई सेड माय फेवरेट पोएट कुबला खां प्रिपेयर करके गए थे, इसलिए सैमुअल टेलर कोल्डरिच का नाम लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर भी बोले। फिर रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने पूछे, we are Bengali, I think they didn't ask for my for Rabindranath Tagore, so they went for Kubla Khan। and फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोले, थोड़ा सा दो तीन लाइन उसको एक्सप्लेन करो। बोर्ड टीचिंग के लिए नहीं बोले थे, दो तीन लाइन उससे एक्सप्लेन किए। एक ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे, एक स्पेसिफिक ग्रामर यूज होता है उसको कैसे यूज करे। और फिर बाकी बस हु इज योर फेवरेट एसेइस्ट ऐसा पूछे, चार्ल्स लैम्ब बोले। तो ये जनरल क्वेश्चन पूछे। फिर बोले ओके इट्स, और फिर हम ऐसे देखते रहे, अच्छा खत्म हो गया। I expected more questions, so I said it's all। फिर हम कंफ्यूज हो गए। ओके सर थैंक यू। हमको बोलने का मन किया बहुत देर से कि does it end well? तो फिर पता नहीं बोल नहीं पाया उसको। तो हमको लगा वो चेयरपर्सन हुगली का हिस्ट्री नहीं बता पाया, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे। आई वांटेड टू आस्क does it end well? तो पूछे नहीं वैसे, हम बस थैंक यू बोल के चले आए। बहुत मूड खराब हो गया। अच्छा मेरा बस 2-3 मिनट टाइम, 7 मिनट टाइम दिया। तो ये था इंटरव्यू का क्वेश्चन था। सब्जेक्ट का सारा आंसर्स किए थे हम। बाकी जो बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज का एक दो क्वेश्चन पूछे थे, और वो चेयरपर्सन बहुत ओवर पावरिंग था। अच्छा नहीं 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 इतना मत घुमाओ, इतना मत घुमाओ, मतलब ही वाज लाइक वेरी एक्टिव एंड लाइक डोमिनेटिंग। नहीं 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 बी स्पेसिफिक। आई थिंक सोनी मैडम भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि सर लेट मी थिंक अबाउट। नो 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 आई वोंट गिव यू टाइम फॉर थिंकिंग, लेट मी गेस। नो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेसिंग, यू टेल मी द आंसर इफ यू नो दैट और नॉट। तो एकदम डायरेक्ट जो अटैक करने वाला होता है ऐसे होता है, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो वो थोड़ा सा पर आपके साथ प्रिपेयर करके गए थे बोल के, नहीं तो सर हम बिना प्रिपरेशन के जाते तो शायद वो दो तीन क्वेश्चन में घायल होके बाकी सब्जेक्ट का आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि पहले ही वो लग रहा था कि एकदम शिकार को पहले ही दबोच लो और उसको डिफीट कर दो, उसके बाद उसका कुछ होगा तो फिर बोलेगी। तो आपका प्रिपरेशन अच्छा था बोल के वो नहीं गया वो चीज कि जो आता था वो उसको अच्छे से बोले। और वो हाथ ऐसे करके बोले देख रहे थे, तो वो चेयरपर्सन देख रहा था, अच्छा इज लिरिक्स जमला दिस इज दैट एंड दैट, ऐसे करके जो आप सिखाए थे हैंड जेस्चर, तो ऐसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो दैट वाज आवर एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू। ये एक इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी होती है कि किसी को भी टेस्ट करना हो ना, तो पहले उसको प्रेशराइज कर दो, उसको ये फील करा दो कि वो फेलियर है, और फिर टेस्ट करो कि उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। एग्जैक्टली दैट व्हाट वाज हैपनिंग। ये तो इतना आपने प्रैक्टिस किया था मॉक इंटरव्यू के अंदर, इतनी ग्रिलिंग हुई थी व्हेन यू स्टार्टेड विद द फर्स्ट मॉक इंटरव्यू। सो कैन यू रिकॉल दोस मोमेंट की फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की जो जर्नी रही थी?
ये तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव था, नॉट ओनली इन केस ऑफ इंटरव्यूज, एज यू से दैट इज अ चेंज इन पर्सनालिटी एंड दैट व्हाट हैपेंड एक्चुअली during those mock interviews. First interviews was really, when I didn't see the recordings, I said what I blabbered, anything that came to my mind, and then I just spoke out. And really, we don't think even that we need to prepare for the interview that much seriously. Before that, I was just thinking all knowledge is about everything that is needed for the interview. But no, it is the personality, it is the changes and the transformation of the personality that helps in the interview. And you taught us the same thing that, but you are very gentle throughout the interviews. But you grilled also at that time when it comes to research. Research में हम लोग का सबका, we are all expert. We think we are very expert in our research field. But then you took out the questions and you grilled. What if after that what happened and why is it that? So एक था क्वेश्चन आपका जो था सर, उसके बाद लास्ट इंटरव्यू तक वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले किया। उसके बाद मैं लगा कि कोई भी क्वेश्चन में वो आप सिखाए, कोई भी क्वेश्चन में अगर खराब भी हो, नेक्स्ट मोमेंट इफ यू आर एबल टू आंसर टू दैट क्वेश्चन, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल एंड यू हैव टू से इट वेरी कॉन्फिडेंटली। बस सबसे प्लस पॉइंट था आपके साथ तैयारी करने में मॉक इंटरव्यूज में कि बस मेरा नहीं था, बाकी जितने लोग वहाँ पे आरपीएससी का भी चल रहा था, एनटीपीएससी का भी चल रहा था, इतना लोगों का मॉक इंटरव्यूज देखने के लिए मौका मिला। रिव्यूज बारीकी से रिव्यूज सबको दिए, आप रिव्यूज दिए तो उसको जॉट डाउन किए हम लोग। इट्स नॉट ओनली माय इंटरव्यूज बट अदर्स इंटरव्यूज आल्सो हेल्प अ लॉट एट दैट टाइम। हम लोग ग्रुप में कर रहे थे, फिर हम लोग बाद में भी हम लोग अपना ग्रुप बनाए थे, हम सोनी जी, नीलू, बलराम सर, शुभम जी, विशाल सर, फिर उसमें भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे, कोई आप जैसा बनता था पर्सनैलिटी तो ऐसा करके उसको भी आपके बाद भी ये सभी मॉक इंटरव्यूज ग्रुप बना के हम लोग उसको कंटिन्यू किए। और सब लोग बोलते थे कि हम लोग सब लोग मिलके सक्सेस स्टोरी बनाएंगे, सबको बोलेंगे सर सेपरेट। बलराम सर बोलते थे कि सेपरेट नहीं, सब लोग मिलके सक्सेस स्टोरी बनाएंगे हम लोग। तो ये सब इंटरव्यूज है, बहुत बहुत हेल्पफुल था इंटरव्यू। सो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी इन दैट व्हाट इंटरव्यूज आर एक्चुअली एंड हाउ टू अपीयर फॉर द इंटरव्यूज। एग्जैक्टली देखिए, जब आप फाइनल इंटरव्यू के पहले अपीयर होने जाते हैं ना, तो उसके पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको एक बाउंसर मारा गया, दूसरा यॉर्कर मारा गया, तीसरा बाउंसर मारा गया, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बचा है कि नहीं बचा है? उसके बाद छक्का मारने लायक है कि नहीं है? सच में सर बहुत, अगर सच में ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ ग्रीलिंग का नहीं होता, आप जैसे ग्रीलिंग करते थे, आप इंटरव्यू में इतना खतरनाक बन जाते थे कि वी प्रेम सर है, मतलब वो चीज वहां पे भी याद आ रहा था कि मतलब वो चेयरपर्सन जैसा लगा कि मतलब आपको बेइज्जती करके वहां से बाहर निकालेंगे। वो तो ऐसे ऐसे नहीं नहीं ऐसा नहीं, कम टू द पॉइंट, टू द स्पेसिफिक, ऐसा करके बोला। फिर जब मेरा सब्जेक्ट में आया देन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वाज टेलिंग दिस एंड दैट करके बहुत अच्छे से बोले। तो मेरा दिमाग में सर यही चल रहा था कि हम वो तो नहीं बोल पाए, हम ये बोल पाए। तो सर आप बोलते नहीं, जो बोल पाए उस पर फोकस करो, जो बोल नहीं पाए उस पर फोकस मत करो। दे हैव जस्ट टू टेल यू सर, डोंट वरी सर, यू आर सक्सेसफुल। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। जितने सारे यहाँ पे स्टूडेंट है मेरे, सबका एक ही सवाल रहता है कि सर शुरुआत तो करते हैं, कुछ दिन के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम, घर वालों का तबीयत खराब होना, खुद का तबीयत खराब हो जाना, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसमें 15 दिन, 1 महीने और कितनी बार तो पूरे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसे कैसे मोमेंट आए थे एंड हाउ डिड यू हैंडल? सर आपका जो रहता है, इफ यू कैन ब्रीथ यू कैन स्टडी, उसके आगे कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। कुछ भी हो जाए, इफ यू कैन ब्रीथ यू कैन स्टडी। और जब भी ऐसा कुछ हुआ है, बहुत सारा कुछ हुआ है, फैमिली इश्यूज हुआ है, पापा का मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता था, डायलिसिस चल रहा था पिछले 5 सालों का, उनका घर में बहुत प्रॉब्लम था, घर में आते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। और सबसे ज्यादा तो स्कूल में एग्जाम आ गया तो कभी कभी तो दिन में 12-13 घंटा भी ड्यूटी किए हैं। कभी कभी हो गया वहाँ पे आपका कि मतलब बाहर जाना होता है, हम लोग को स्पॉट ड्यूटी मिलता है, आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है, 5-7 दिन वहाँ पे रहना होता है। मे बी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन ना हो, पढ़ाई का माहौल भी नहीं मिलता है, बच्चे को देखना पड़ता है, वहाँ पे स्पॉट ड्यूटी में हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी 3-4 दिन ऐसा प्रॉब्लम होता है। पर वहाँ पे भी हम बुक्स लेके जाते थे और हमको याद है सर, बच्चे चेस खेल रहे हैं, सामने परफॉर्मेंस हो रहा है या चेस का परफॉर्मेंस हो रहा है, हम बुक लेके ऑडियंस सीट में सब टीचर्स बैठे रहते थे, एक दूसरे से बात करते थे, हाँ आप बताइए आपका स्कूल में क्या चल रहा है, अच्छा वो प्रिंसिपल ऐसा है। तो हम हेडफोन लगा के एक बुक लेके बैठते थे, तो ऐसे करके देखते हैं कौन सा अजीब सा इंसान है। तो वहां पे भी हम बच्चे, मैडम फोटो खींचना, बैठे बैठे पढ़े, बच्चे परेशान हो जाते थे कि मैडम आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को फोटो तो खींचिए, मैंने आप फोन ले जाओ जाके जो अपना।
तो वहाँ पे भी हम बुक लेके बैठे हैं, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं, जहाँ जैसा सिचुएशन मिला, जहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन मिला कि कंसंट्रेट ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन ऐसे करके देखते रहे, अच्छा मॉक टेस्ट ऐसा, जहाँ पे लगा के थोड़ा सा टाइम पीसफुली पढ़ सकते हैं वहाँ पे पीडीएफ कर दिए, और जहाँ पे लगा कि लोगों को दिखाना है आई एम वर्किंग तो वहाँ पे वीडियो बस यहाँ पे ऐसे करके हेडफोन लगा के अच्छा अच्छा ऐसे करके वीडियो सुनते गए। तो जहाँ जैसे कॉन्टेक्स्ट मिला और प्रिपरेशन साथ साथ में चीजें भी तैयारी भी रहता था कि कहाँ कहाँ, और ऐसे हम करके भी जाते थे कि अच्छा ऐसा मौका मिला तो ऐसा करना है, ऐसा टाइम मिला तो ऐसा करना है, तो ऐसे करके सेगमेंट कर चुके थे। बहुत सारे चैलेंजेस आया वहाँ पे, स्कॉटिंग ड्यूटी, फिर स्कूल में कुछ हुआ, स्पोर्ट्स इवेंट हुआ तो पूरा दिन वहाँ पे ड्यूटी लगता था, तो घर में आना हुआ पापा के लिए, ये सब जरूरतें हुआ। तो सर आपके सामने जब एग्जाम मॉक टेस्ट नहीं दे पाते थे, ऐसा सिचुएशन आया नहीं एनपीटी के टाइम पे, क्योंकि आप हर किसी का सुनते थे और उसके बाद आप सोल्यूशन देते थे, अच्छा ऐसा ऐसा कर पाए तो क्यों ऐसा नहीं कर पाए, तो आपको आके जो एक्सक्यूज देंगे और आप उसको मान लेंगे तो वो तो होने वाला नहीं है। तो इफ यू कैन ब्रीद, यू कैन स्टडी। तो सोनी जी थे और लीलू थी हम लोग का साइड में, तो ये लोग बहुत सपोर्टिव थे, हम लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते रहे थ्रू आउट द टाइम। हम लोग बोलते थे सबके सामने कुछ नहीं चलेगा, तो ये कंटिन्यू करना है कैसे भी करके। और हम लोग का ग्रुप बहुत स्ट्रांग था और हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट लिए, आपका सपोर्ट, आपको तो सर हम कितना मैसेज किए सर ऐसा हो गया क्या करे, वैसा हो गया क्या करे, आप तो हमको इतना झेले सर, आई एम यूजिंग द वर्ड झेले, अभी भी आप हर एक चीज में सेल्फ डाउट होता है सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। बहुत अप्स एंड डाउन्स हुआ है, पर उसको कभी भी रैप्चर मतलब वहाँ पे पॉज लेके उसको कैसा हो गया तो हम ऐसा नहीं कंटिन्यू करेंगे, उसका मौका आने ही नहीं देना है, मतलब उसको ब्रेन में रखना ही नहीं कि हमको यहाँ पे इसको बंद करना है। मतलब अगर जहाँ जैसे जैसे भी टाइम मिल रहा है उसको पढ़ाई करते रहना है। मतलब पॉज, एक्चुअली पॉज देने से क्या होता है, वो ब्रेक होता है, वो जो चेन चलता है, वो चेन ऑफ कंटिन्यूटी वो जो चलता है, एक बार ब्रेक होने से ना फिर वापस आने में बहुत टाइम लग जाता है। भले देखने में वो 3-4 दिन 5 दिन लगता है, पर वापस आने में फिर सेल्फ डाउट शुरू होता है, आगे लोग ऐसा चले गए हम कैसे करेंगे, शुरू करेंगे। तो वो जो पॉज होता है बहुत खतरनाक पॉज होता है, वो 3-4 दिन तो भले ही हो, पर आपका अगर टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है फिर भी 15 मिनट 20 मिनट भी अगर आप दिन में पढ़ लिए वो भी बहुत पीसफुल होता है। चलो दिन में हम इतना टाइम मिला था इतना तो पढ़ लिए, तो वो मेरा सारा एक स्ट्रेटेजी था कि कुछ भी हो जाए इतना टाइम तो हम पढ़ ही लेंगे, बस में अगर है तो उसमें पढ़ लेंगे, अगर बैठे हैं वहां पे पढ़ लेंगे, कुछ भी कर रहे हैं तो हमको लगता है थ्रू आउट द डे एक्टिविटी में कुछ भी ऐसा है। और सर हम लोग का टाइम में उस टाइम में आप ऐसे सिखाए थे, बाद में यूपीटीसी का टाइम में भी जैसे आप सिखाए कि कैसे कैसे लोग, बस हम नहीं जितने लोग हम लोग सब ग्रुप में थे, कैसे कैसे वो लोग टाइम निकाले आपका प्रेशर में आके सर, और हम लोग को पता भी नहीं था कि ऐसे करके भी टाइम निकाला जा सकता है, इट वॉज अनबिलीवेबल। और कब वो चीज फॉलो करते करते अभी तो बोल रही है कि ये वैसा की, पर वो नॉर्मलाइज हो गया था, मतलब रास्ते में पढ़ना, चलते चलते पढ़ना, किसी से बात ना करके पढ़ना। सब लोग, हम तो सर मेस में खाते खाते भी बैठ के एक फोन में हेडफोन लेते थे, क्योंकि आपका उस टाइम 8 बजे क्लास रहता था, उस टाइम मेरा मेस ड्यूटी लगता था, तो एक कान में हेडफोन लेके खाना खा रहे बच्चे को देख रहा है, तो बाकी टीचर्स आ रहे थे, ये पागल हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, पागल हो जाएगी ऐसे करके बोलते थे। तो सर आपके साथ रहते रहते वो चीज आ गया था, वो चीज नॉर्मलाइज हो गया था बाद में, पहले डिफिकल्टी लगा फिर लगाते ही नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल थिंग, सो इट्स नथिंग कैन बी पॉसिबल। ग्रेट ग्रेट टू हियर। मुझे याद है कि जब भी क्लासेस होते थे और मैं कहता था बबली आपको कैमरा ऑन करना है और आप सर 5 मिनट बस 5 मिनट सच में मेरे कैमरा ऑन करती। ये सर रात में जिस टाइम आपका कैमरा मतलब आपका क्लास चलता है, आपका रूटीन बताते हैं हम, उस टाइम में हम लोग का 8 बजे मेस का ड्यूटी शुरू होता है, मेस में जाना होता है, बच्चे को देखना होता है, अटेंडेंस लेना होता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं हॉस्टल में, हॉस्टल में काउंटिंग होता है, बच्चे को काउंसलिंग करना होता है, किसका बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, किसका वहाँ पे चादर नहीं मिला, कौन झाड़ू पोछा नहीं किया, कौन किससे मारपीट किया, ये सारा हम लोग को रात में जाके काउंसलिंग उस टाइम हॉस्टल में करना पड़ता है। ये सब करके बस 2-3 जगह साइन करके 10 बजे घर आते हैं, घर आने के बाद फिर अपना फिर तैयारी शुरू करते हैं वहां पर। तो ये थ्रू आउट द टाइम मेरा हेडफोन लगा रहता था, बच्चे बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, आधा आधा कुछ सुन रहे हैं, ऐसे करके फिर रिकॉर्डिंग क्लास थोड़ा सा देख रहे हैं, तो ऐसे करके रास्ते में चलते चलते रुक गए थोड़ा सा, सर ये बोल रहे हैं। तो ये सर बहुत उस टाइम जो था वो शाम का टाइम स्पेशली बहुत हेक्टिक होता था, पर बस आप बोले और उसको कंटिन्यू कर दिए हमको। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ भी डिफिकल्टी आता है तो उसको बस अगर हम उसको बर्डन का हिसाब से देखेंगे तो वो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू stop you, but if you just think that it's normal and everybody is doing, I can do it also, so this is not a big deal, so definitely we can do it, there is no problem in it at all. बिल्कुल सही कहा। और देखिए सक्सेस का जो फॉर्मूला होता है ना, 2C फॉर्मूला, क्यूरोसिटी एंड कंसिस्टेंसी, दो ही चीजें चाहिए सक्सेस होने के लिए।
तो आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी दैट यू ज्वाइंड मी इन अक्टूबर 22 आई थिंक, Yes, and sir. then you continued with highest consistency. एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो क्लास नहीं किया हो, चाहे वो यूपीएससी का यूपीएचईसी का हो, उसके बाद फिर एमपीपीएससी, उसके बाद फिर एचपीएससी, कोई क्लास नहीं चल रही तो नेट के क्लास में. सो देयर वाज ए कंसिस्टेंसी एंड क्यूरियोसिटी. ये कहाँ से आती थी दोनों चीजें? तो एक चीज हमको पता चल गया था कि अगर सर को छोड़ देंगे तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। मतलब हमको पता था कि जिस हेक्टिक शेड्यूल में हम रहते हैं और जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं सर, क्योंकि स्कूल में और कहीं पे भी हम लोग जो जॉब कर रहे हैं या फैमिली में जो लोग हैं, आसपास के लोग ऐसा नहीं मिलेंगे जो आपको पढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे या पढ़ने के लिए बोलेंगे या वो खुद आपके साथ पढ़ेंगे। ऐसा ऐसा आपको कभी इंटरव्यू में बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है, हमको तो नहीं मिला था। जो कि पढ़ते थे वो लोग दूसरा बोलते थे कि दिमाग खराब हो गया, एक तो जॉब है घर के पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इतना सब कुछ अच्छा है, तो क्यों पढ़ना है, फिर क्यों दिमाग खराब करना। तो ऐसा लोगों का संख्या ज्यादा है। और बच्चे भी वहां पे बोलते थे मैम आप तो हम लोग से ज्यादा पढ़ते हो, हम थोड़ा सा देख लेते आप तो वो भी नहीं करते हो। तो उन लोगों के साथ साथ हम लोग को जैसे सुपरविजन में ड्यूटी लगता है, बच्चे 6:30 से 8 तक पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग को उस टाइम रहना होता है, ड्यूटी रहता है। हम लोग बच्चे पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ पे रहते हैं। तो हम पढ़ते थे उन लोगों से साथ साथ, वो लोग चिल्लाते थे तो हम बोलते थे कि तुम लोग क्यों चिल्ला रहे थे, हमको पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे करके। तो बच्चे देखते थे अच्छा मैम को पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग ना बात करें, हम भी पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा माहौल सर मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो सर यहाँ पे इसलिए आपका क्लास के साथ हमको लगा था कि जो जो असाइनमेंट मिलता है, जो जो आपका इवन आपका हर क्लास के पहले जो आपका मोटिवेशनल जो स्पीच रहता है, एक ब्रीफ स्पीच रहता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए जो ऐसा माहौल में फंस गए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो हमको लगा था अगर क्लास आपका नहीं करेंगे तो खुद से हम नहीं कर पाएंगे। आज भी योगा क्लास है सर, आप हो इसलिए कंटिन्यू 3 साल चल रहा है, आपको ज्वाइन किया था उस टाइम में, अभी भी 3 साल मेरा योगा चल रहा है, अभी भी डे मिस नहीं होता है, बहुत रेयर नहीं होता है। तो फिर आप अगर नहीं होंगे तो हम सोएंगे सर, हम नहीं करेंगे। मतलब होता है सर ऐसा, डिपेंडेंसी नहीं है, पर हर दिन जो आपके साथ मिलके और आप सर 22 से अभी तक जो 25 का क्लास चल रहा है, कभी भी रिपीटेटिव नहीं हुआ। यू आर नेवर रिपीटेटिव और यू आर डिस्प्लेइंग द सेम स्लाइड और यू आर गिविंग द सेम कंटेंट। सो नहीं तो उतने लोग ज्वाइन नहीं करते सर, सब सेम ही बता रहे हैं। Everything something new is added to the content, everything something new thing is added to the content, to the video, something new you have always added. It's never boring, it's never repetitive, or it's always something that I enjoy. So मनीषा मैडम थी सर मेरे साथ में, तो रात में वो देखती थी कि जैसे मतलब 10 साल में क्लास चल रहा है, सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ के भी आपका चेहरा, मतलब तुम सर को देख के सोते हो, सुबह उठते हो तो तुम्हारा लाइफ में सर का क्लास के अलावा कुछ नहीं है। वो गाना भी बोले तुझे देख देख के सोना, तुझे देख के जगना है, तो गाना भी बोले तुम्हारा ऐसा हाल है कि तुम्हारा ऐसा हाल है कि तुम ऐसा करके कंटिन्यू करो। सच में जरा उस टाइम में कुछ नहीं था, तो वो प्रेजेंस वाज द सोल थिंग दैट आई कुड कंटिन्यू सर। बाकी का पता नहीं क्या है, पर मेरा रीजन था ये ट्रूली है, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं, इसमें ट्रूली से क्या योर प्रेजेंस वाज इम्पोर्टेंट। आपके साथ कंटिन्यूटी बनता गया बोल के हम कर पाए, नहीं तो मुश्किल था मेरे लिए करना, शायद 4 साल बाद और होता कि होता नहीं, मुश्किल होता सर ये करना। अभी योगा की बात चली है तो इसमें मैंने ये भी सुना है, आपकी आप ही के कुछ फ्रेंड कह रहे थे कि जहां जाती है योगा मैट लेके पहुंच जाती हैं. इज इट राइट? यस सर, वो तो 10 दिन के लिए पेपर रिवैल्यूएशन हुआ था सीबीएसई का, हमको जाना पड़ा था वहाँ पे दूर कहीं पे, तो वहाँ पे रुके थे, तो हम योगा मैट लेके कैरी करके सब देख रहे थे। हम नहीं, जहाँ पे जाएंगे वो योगा करना है, इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी सर वो पूरा बेफिक्र ले जाते हैं, योगा मैट हर जगह में पहुंच जाता है मेरा साथ साथ। सर आपको देखिए ना सर, आप देखिए कहीं पे भी जा रहे हो, चेन्नई आ रहे हो, घर जा रहे हो, योसो सेंटर जा रहे हो, हर जगह में आप क्लास करा रहे हो, हर जगह में हर टाइम में आप प्रेजेंट हो। तो ऐसा गुरुजी से तो हम लोग क्या ही सीखेंगे, यही सीखना है, कंसिस्टेंसी। कुछ दिन पहले भी जब मेरा फ्लक्चुएशन हो रहा था सर, हम सर को व्हाट्सएप में पूछे सर हाउ यू कैन बी सो कंसिस्टेंट इन ईच एंड एवरी इवेंट। सर बोले कि नहीं, इसमें कमिटमेंट टू सेल्फ, तो वही चीज है सर, आपसे सीखना। मतलब सब कुछ का पर्सपेक्टिव में इतना सीखे हैं कि लाइफ टाइम सीखते रहेंगे सर, ये लाइफ टाइम इसको सीखते रहेंगे सर। आज जिससे भी बात होता है आपका इतना बात बोलते वो पक जाता है, मतलब वो को याद पहले तो मतलब वो पक जाता है इंसान। तो हम बोला अच्छा ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप मेरे बारे में जितना बता रहे हो उससे कहीं ज्यादा मैंने आपके दोस्तों से सुना है. यस सर।
ओके, नाउ कमिंग टू द हेल्थ इश्यूज, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, ज्यादातर लोग अपने हेल्थ की वजह से अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं। तो जहां तक मुझे याद है कि जब आपने मुझे ज्वाइन किया था तो आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सो हाउ डिड यू रिकवर योर हेल्थ इश्यूज एंड यूर एबल टू फोकस मोर? Yes, sir, because when I joined you, I think I was suffering from cold and I used to sneeze a lot. I used to take Monte for the last 5 years. 5 साल तक Monte जो जो लोग लेते हैं उसको पता है कि एक एलर्जी का मेडिसिन होता है, and when you have it, you will sleep a lot. तो उस टाइम में मेरा ऐसा ही चल रहा था कि हर 2 दिन छोड़ छोड़ के बहुत स्नीजिंग होता था, कोल्ड का इश्यूज था और Monte सिखाते थे। आई वॉज लाइक अ ड्रग एडिक्ट एट दैट टाइम फॉर Monte। अगर स्नीजिंग हुआ वो मेडिसिन मेरा बैग में नहीं है तो आई वाज लाइक ड्रग एडिक्ट, क्यों नहीं है, कहाँ है, ऐसे करके जब ढूंढना होता है तो हमको खुद को लगा था ऐसे क्या हो गया मेरे अंदर कि मैं ऐसे ड्रग एडिक्ट की तरह ढूंढ रहा है, क्यों नहीं है Monte कहाँ है, उसको खाना है, मतलब अदरवाइज देयर वाज नो अदर इशू। और उसके बाद वो क्या होता था, बहुत सोते थे, एक तो एक्टिव शेड्यूल था, उसके बाद सोना, बस आना है सोना है। और फिर बहुत ज्यादा हेवीनेस रहता था उस टाइम में क्योंकि हर एक दिन छोड़ छोड़ के हम वो टैबलेट ले रहे थे। देन व्हेन आई जॉइन, उस टाइम में हम एक्सरसाइज भी करने का बहुत कोशिश की पर कोई भी हमसे नहीं हो पाया कंसिस्टेंटली। 10 दिन वो जॉगिंग कर रहे हैं, 10 दिन फ्री हैंड्स कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाया। फिर जब योगा ज्वाइन किया हमको लगा ये भी हमसे नहीं हो पाएगा, करते हैं फिर भी, सर है तो करते हैं, सर जहाँ पे भी है करते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है। तो फिर वो गया, कंटिन्यू चलता रहा क्योंकि सर इसके पहले रात का 3-4 बजे सोना, सुबह 10 बजे उठना, मेरा ये कंसिस्टेंट लाइफ टाइम था बिफोर आई मेक यू एंड देन बिफोर आई कम टू योगा। रात का 3 बजे सोना, 4 बजे तक जगे रहते थे, सुबह हॉस्टल लाइफ में भी 10 बजे तक उठते थे, वो मेस का दरवाजा बंद होता था, खाने के लिए दौड़ दौड़ के जाके 2 पराठा लेके आते थे कि महाराज जी दे दीजिए 2 पराठा, बंद कीजिए। उसके बाद ऐसा हाल था, 3-4 बजे तक सो सकते। तो हमको नहीं लगा था कि ये सुबह 4:30 बजे उठ के ऐसा बहुत साल चला थ्रू आउट माई लाइफ एक्सेप्ट फ्रॉम द लास्ट 3 years। जब हम नवोदय ज्वाइन किए तब हम जब इतना लेट सोए, जब उठते थे हमको लगा था कि हम रोज सुबह उठ के सोचते थे कि ये जॉब हम रिजाइन करेंगे। उठते थे सोचते कि नहीं ये जॉब हमको नहीं करना, हम कल जाके रिजाइन करेंगे, ये हो नहीं पा रहा है हमसे। एकदम ग्रजिंग से लेके पैसे भी हो रहा है, मांग मांग करके सो रहे हैं, मतलब दिमाग में चल रहा है, मतलब इतना डिससेटिस्फाइड था। तो उसमें आदमी पढ़ाई क्या ही करे, मतलब यू आर नॉट पीसफुल एट ऑल विथ योर माइंड, विथ योर हेल्थ, एंड यू जस्ट कैन नॉट स्टडी, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर जब योगा में आए मैंने बहुत इफेक्टिव रहा। आज 3 साल हुआ सर, मेरा कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी चीज का मेडिसिन नहीं ले रहा है, वो कुछ भी हो मेरे साथ, मेरा फीवर हो, मेरा सीजिंग हो, मेरा मेरा दर्द हो, कहीं पे कुछ जॉइंट पेन हो, तो अभी भी आप जैसे जैसे आपको पूछते सर ऐसा हुआ है वैसा हुआ, आप बता देते हो ऐसा करो वैसा करो, तो वो सारा होता है। और देन स्पेशल पार्ट इज द मेडिटेशन पार्ट। Before that, I was a very panic-stricken person, an overthinking person, and पैनिक अटैक भी सब आना, कुछ हो गया तो बहुत रेस्टलेस फील होना, बार बार सोचते रहना ऐसा है क्या होगा। योगा, थ्रू आउट दिस योगा जर्नी व्हेन आई वेंट थ्रू द मेडिटेशन प्रोसेस, पहले पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, फिर धीरे धीरे जब ये कंटिन्यू होता रहा तो इसका असर तुरंत हमको पता नहीं चला। बट व्हेन आई फेस द सिचुएशन, लाइक इतना एकदम सीवियर सिचुएशन, वहां पे भी हम बहुत काम एंड कंपोज रहे, उसका ऑप्शन बी ढूंढते रहे। पहले सोचते थे अब क्या होगा, ये भगवान मेरे साथ ऐसा करता है, ऐसा ही मेरे साथ होता है, मेरा नसीब में ऐसा है। वहां पे उस मोमेंट में बहुत सीवियर सीवियर केसेस हुआ है मेरा पर्सनल लाइफ में, मेरा कुछ ऐसा सर्कमस्टेंशियल भी हुआ है, मेरा पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी बहुत सारा ऐसा अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा हुआ है। तो उसको हम इतना पेशेंटली हैंडल किए, ऑप्शन बी ढूंढे, बहुत काम एंड कंपोज रहे। इवन पापा पापा गए हुए अभी 10-15 दिन ही हुआ है, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्पीकिंग दैट वे। So it's all about this journey, sir. This journey at that time I was not very sure कि क्या होगा, योगा करके हो क्या रहा है। But when I get the ultimate effect कि हम बहुत काम एंड कंपोज्ड है, कोई चीज का पैनिक नहीं है, रेस्टलेसनेस नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत कम हो गया, वो रहता है पर ओवर थिंकिंग बहुत कम हो गया है। और किसी से झगड़ा भी नहीं करते। मम्मी बोलती थी पहले तुम हर बात में गुस्सा करती थी, ये करती थी, मतलब ईगो में तुरंत ईगो हार्ट होना हो जाना। तो अभी बहुत कोई कुछ बोलता है, भाई ऐसा बोलता है अभी ऐसा नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा ही करते ऐसा, ये छोड़ दो, वो लोग फॉरगिव इट एंड डोंट फॉरगेट बट फॉरगिव देम, क्योंकि तू तो सन्यासी बन के हिमालय चले जाओ को बोलते। मैंने अगर योगा करो तुम भी बेटा, ऐसा ही बोलोगे कुछ दिन बाद। तो बहुत ज्यादा सुकून में है सर, बहुत ज्यादा इसमें इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी सर। वो तो सर मेरा सिलेक्शन से भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये जो जर्नी था, मतलब टोटली एट पीस विद माय सेल्फ। ग्रेट। देखो, मेडिटेशन एक जर्नी ही ऐसी है जहां पे आपका टॉलरेंस पावर बढ़ जाता है। यू कैन टॉलरेट एनी सिचुएशन और वो आपके अंदर दिख रहा है।
Yes, sir. So next, coming to the people that played a very important role in your life to reaching to this journey. तो कुछ लोगों के नाम आप शेयर करेंगे as a part of acknowledgement. यस सर। सर आप तो है ही, उसके साथ साथ मेरा फैमिली मेंबर से मेरा मम्मी है, वो थोड़ी बार के बात करेंगे, बोले हम जाएंगे, सच में बात करेंगे, मेरा मम्मी है बंगाली में, बोलेंगे हम आप बंगाली में चल जाएगा। तो मम्मी है, पापा भी बहुत सपोर्टिव थे। पापा इवन इतना सपोर्ट करते थे कि मेरा शादी को लेके बहुत इशू होता था कि वो मतलब हम अगर किसी को बोलते थे कि अब अभी तो नवोदय में है, कभी पीएससी होगा तो कहीं और चले जाएंगे, सो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रेडी बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस एंड लड़की हो गई, इतना सारा डिमांड है। तो पापा ये इसको लेके बहुत क्राइसिस जोन पहुंचा। पापा से बात करते थे क्या करना चाहिए, पापा बोल रहे कि करियर के साथ ऐसा कंप्रोमाइज, वो पहले ही आपको बोल रहे करने के लिए, तो फिर बाद में तो बहुत कुछ कंप्रोमाइज बाउंडेशन आप पे डाल सकते हैं। तो ऐसा किसी को ढूंढना चाहिए जो आपका करियर के साथ, आपके साथ जो चलना चाहते हैं, ऐसा लोगों के साथ आपको चलना चाहिए। तो हमेशा वो एक सपोर्ट मेरे लिए रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि शादी अभी ऐसे ही करना है, लोगों के साथ कंप्रोमाइज करने, क्योंकि because to be in academics, to grow more, to do something, to contribute in the world of literature, to academia, तो ये मेरा बस एक बस assistant professor is not a way to earn more money. So this was like I am genuinely involved with this field, and I really feel very happy when I get involved with these discussions and all these things. So it was like a kind of passion to me also. It's not about like status while a job, or it's not like a way of earning more money. So my Baba has seen all these things through me. He has seen that how I am. So he supported me a lot. मम्मी भी थी, मम्मी भी शादी के लिए इतना ज्यादा कभी मतलब ज्यादा नहीं कि नहीं करना ही है, ये चला जा रहा है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। सो शी नेवर सेड ऑल दिस थिंग्स। उनको बहुत लोग बोले हैं, पर वो कभी आके हमको ये सब वर्ड्स नहीं बोले। मतलब जब बेटा तुमको लगेगा कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट पर्सन, यू गो फॉर इट, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बाकी मेरा फ्रेंड्स बहुत सारे हैं वहाँ पे जो सपोर्ट किए। मनीषा मैडम यू नो हर, तो शी सपोर्टेड, वो भी बहुत काउंसलिंग करती थी थ्रू आउट द टाइम क्या करना है। इस ग्रुप में सोनी मैडम है, नीलू नीलू है, दुर्गेश जी है। तो बहुत ज्यादा नीलू सोनी मैडम से तो बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है। नीलू तो जूनियर है, उससे भी है। मतलब सोनी मैडम को तो कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा हुआ, शी इज ऑलवेज देयर। तो यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं सर, और आप तो हो सर थ्रू आउट द टाइम, जो कि बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। पिछले 2 साल में मैंने देखा कि ना केवल आपने एकेडमिक लाइफ में बट के रिसर्च लाइफ में, अपने हेल्थ के लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इवन बिहेवियरल लाइफ में जबरदस्त ग्रो किया है। व्हाट इज योर ओपिनियन एंड हाउ यू डिड इट? ये सर आप अभी काउंट करवा रहे तो हमको लगा अच्छा सच में, हाँ सच में तो किया हम इसमें। तो ये इतना साइड बाय साइड चला, क्योंकि सर आपसे मिलने के बाद मेरा तो एकेडमिक लाइफ एक कंटिन्यू चलता गया। ये लिटरेचर जब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो भले हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, बट वेन एवर आई टीच देम एंड द स्टूडेंट्स वेरी ईगर टू लिसन एवरीथिंग, द नवोदय स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी अटेंटिव। तो वो हम लोग हमको फायर एंड आइस पढ़ाते थे, तो वहाँ पे फायर का जो वहाँ पे है, वो दांते का इन्फर्नो में वो रिंग्स ऑफ फायर कैसे है, 9 रिंग्स ऑफ फायर वो कैसे है, उसको कनेक्ट करते थे वहाँ पे। किड्स का ट्रूथ एंड ब्यूटी, तो ये सारा यूटिलिटेरियन फिलोसफी कहाँ कहाँ पे हमको जहाँ मौका मिला है वहाँ पे उसको ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कनेक्ट कर दिए। तो बच्चे स्टोरी बहुत अच्छे से सुनते थे, और उसको बहुत अच्छा लगता था कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हमको सुनने के लिए मौका मिल रहा था। और जो वैल्यू एडेड एजुकेशन होता है, मेरा बच्चे शायद हम बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मेरा फॉल्ट ये है कि क्वेश्चन आंसर रिपीटेटिवली उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाते थे, पर जो वैल्यू होता है, कोई चैप्टर पढ़ाते हैं जैसे हम पढ़े हैं, जैसे आप पढ़ाए हैं, और हम पहले भी जैसे खुद को तैयार किए, मतलब जो कोर, टू गो टू द कोर ऑफ द टेक्स्ट एंड to get the value out of it, and that helps you to change in your behavior, modification of your behavior, that you are not a person who is only scoring high, but at the same time you are learning at the same time. So literature is a method, is a medium that helps us to become a human being first, then later a student or a person who is scoring something great. So literature is a way. So that I always realized, and all the time whenever I teach my students, and I teach even class 6 का students भी पढ़ाते हैं, तो I just link them with the higher literature, उसको बस समझाते हैं। तो एक बच्चा दूसरे को ऐसे मोटा पतला बोलते हैं, तो हम बॉडी शेमिंग का कंसेप्ट समझाते हैं क्या होता है, लिटरेचर से वो कैसे कनेक्टेड है, दो कैरेक्टर ऐसा होता है तो उसमें कैसा होता है। तो बच्चे को वो बहुत हेल्पफुल रहा है। और बिहेवियरल चेंज तो मेरा आया है, मेरा वो छोटे छोटे चीजों में गुस्सा करना, ईगो इश्यूज, जो लोग सक्सेस मेरे से ज्यादा हो गया, थोड़ा सा उसमें जेलस हो जाना, अच्छा ये आगे बढ़ गया मेरे से। तो
अच्छा ये मेरे से कम मार्क्स आता था, इसको इतना जगह अच्छा पहुंच गया, तो ये सब मेरे अंदर था सर। ये सब उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में इतना कुछ देखे, इतना कुछ सीखे, इतना फेलियर मेरा हुआ लाइफ में, दैट इज द थिंग दैट मेक मी मोर हम्बल। सो फेलियर्स आर इम्पोर्टेंट। इतना फेलियर हुआ है मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरा इमोशनल लाइफ में, इतना मुझको झेलना पड़ा, इतना आई फेस्ड अ लॉट एंड आई ask for your help. So at that time I really become a humble। और अभी तो ये सब कुछ इश्यूज है नहीं कि कौन आगे कौन पीछे, बस अपना पर्सनल लाइफ पे भी एट पीस रहते थे। खुद का कंपटीशन खुद से है। आप एक बार सर बोले थे, हम लोग एक स्टोरी बताए थे कि जिंदगी में क्वेश्चन पेपर हम लोग जो एग्जाम में अपियर करता है वो सबके लिए एक होता है, पर अपना लाइफ का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सबके लिए सेपरेट होता है। इट्स ऑल सेपरेट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो उसको कैसे अटेंड करना है बस वही इंसान जानता है। तो दैट वाज क्वाइट अ टर्निंग पॉइंट कि मेरा क्वेश्चन पेपर अलग से है, तो हम उसको कैसे अटेंड करेंगे। कंपटीशन हेल्दी इज फाइन, कंपेरिजन में कहीं लाना नहीं है, नहीं तो वो डूबते जाएंगे उसमें। तो ये बिहेवियरल चेंज। और सर रिसर्च का बात बोलेंगे तो ऑब्वियसली स्कोपस में मेरा कुछ पब्लिकेशन था नहीं। तो आप जब वो वर्कशॉप करवाए उसको कंटिन्यू किए, उसमें बस स्कोपस में मेरा फ्री में इतना अच्छा मतलब टॉप जर्नल से मेरा Q1 जर्नल से मेरा पब्लिकेशन हुआ। और इसके बाद इतने सारे मुझको मेल्स आता गया, हम रिव्यूअर का काम किए, पब्लिकेशन के लिए और मौका आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिला है उसका। फिर मेंशन का भी, उसका साइटेशन भी हमको मिला है, मेरे नाम पे साइटेशन भी बहुत सारे हैं। तो फिर पहले करी, तो अभी सर हम नया करके सोच रहे थे। इसको पर्सनल जर्नी इतना डिफिकल्ट नहीं था, मतलब जितना पहले सोचते थे कि, और Q1 जर्नल में पब्लिकेशन भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। और आपका कांस्टेंट सपोर्ट रहा है सर। ईच एंड एवरी कोर्स ऑफ योर्स आर वेरी इनोवेटिव एंड वेरी आई ओपनिंग थिंग एक्चुअली। तो उसमें ऐसा नहीं कि सर बस कोर्स कराते हैं ऐसे कर लो, बस ऐसा नहीं है। तो हर कुछ से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो स्कोपर्स पब्लिकेशन वाज दैट वन ऑफ देम एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दोस थिंग्स। उसके पहले सर मेरा रिसर्च जर्नी में बहुत हार्ड वर्क किए थे हम, मतलब पर उसमें ऐसा हमको ओपनिंग नहीं मिला था कि कहाँ पे ये पब्लिकेशन करना चाहिए। बहुत सारा पेपर लिखे, रिव्यूज किए, बुक रिव्यूज लिखे, इंटरव्यूज लिए, तो अपने दम से जहाँ तक कर सकते थे वो भी किए। पर स्कोपस में कैसे मोर प्रोफेशनल यू आर गोइंग टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर, तो ये पहले इतना ऑप्शन नहीं था, बाद में उसको पता चला। सो दैट्स हेल्प अ लॉट सर। और बिहेवियरल इश्यूज तो ये सब चेंज हो गया सर, कंसिस्टेंसी से ये सब जहां तक मुझे याद है कि मेरा कोई भी कोर्स रिलीज हुआ है ना, तो पहला या दूसरा रजिस्ट्रेशन डॉक्टर बबली मलिक का ही है। यस सर। कुछ ना आपका है जो हर जगह पहुंच जाते हैं। अब और कुछ नहीं करोगे तब भी वहां पे पहुंच जाएंगे। ऐसा ऐसा बिलीफ आ गया है सर कि पता है कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, खाली हाथ नहीं लौटना है। और विद को सबसे बड़ा चीज, कोई चीज रिपीट नहीं होता है। हाउ आई डोंट नो हाउ यू मैनेज द versatility within yourself to change each and everything, that is very surprising to know सर। हमको लगता है सर आपको लेके एक दिन एक स्टोरी, मतलब सक्सेस स्टोरी बनना चाहिए जहाँ पे हम लोग आपको क्वेश्चन करेंगे सर ये कैसे आप कर लिए, वो कैसे कर लिए सर। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, हम लोग को जानना है ये क्या करना। आप सबको पूछते हैं तो हमको लगता है आपको बिठा के हम लोग सब क्वेश्चन पूछेंगे सर ये कैसे हो गया। तो मेरे अंदर जो है ना, यू ऑल आर रिफ्लेक्शन ऑफ मी ओनली। यस सर, दिखता रहता है। जितने जितने क्वेश्चन आपके मन में ऑलरेडी आप उसके जवाब दिए जा रहे हो। चलिए, इससे पहले आपके मम्मी से बात करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव फ्यू सजेशंस टू द न्यू कमर्स और दोज हु आर स्टिल प्रिपेयरिंग कि उन्हें एग्जैक्टली क्या कहाँ कहाँ वो गिरते हैं और उनको कैसे संभलने की जरूरत है। Yes, sir, definitely. So first point I would like to start with that throughout the time when we start preparing, we are very motivated, highly motivated and highly inspired, and we are getting the new courses, the new things. So पहले बहुत आसान लगता है कि चलो कर लेंगे, तो उसको कंटिन्यू करना बहुत ही डिफिकल्ट है। कोई भी चीज को कंटिन्यू करना, कंसिस्टेंसी इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। वो आपका योगा हो या आपका कुछ कोर्स हो, जॉब के पहुंचना हो, तो बहुत कंसिस्टेंसी बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। So I truly believe to be consistent is very much important, whatever you are doing. So जरूरी नहीं कि आप एक दिन में बैठ के पूरा एकदम 15 घंटा 16 घंटा पढ़ो और फिर दूसरा 2-3 दिन में। ये बहुत जनरल सा चीज हम बोल रहे हैं, बहुत नया चीज हम नहीं बोल रहे हैं, पर दैट आई रियली फॉलो। सो बस हर दिन आप कितना टाइम मैनेज कर रहे हो और कितना पढ़ पा रहे हो, टू बी इन कांटेक्ट विथ योर सब्जेक्ट, और जो भी आप कर रहे हो उसके साथ आप अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो कब आप मतलब डेस्टिनी के पास पहुंच जाओगे आपको खुद को पता ही नहीं चलेगा। मतलब जब तक तो हम इंटरव्यू देके आए थे हमको लगा था मेरा नहीं होगा, फिर भी हम मतलब हम डिसअपॉइंट नहीं थे, हमने चलो बहुत कुछ सीखे।
भले एमपी में मेरा काम आएगा, यूपी में काम आएगा, यूपी अगर अच्छे एग्जाम नहीं गया तब भी डिसअपॉइंटिंग थोड़ा सा, तो हम ये भी काम नहीं आएगा, कहीं और काम आएगा, मेरा इंटरव्यू में काम आएगा, तो वो डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं आया कि, पर वो कब पास आ गया, उसका मतलब नाम आ गया लिस्ट में, रैंक का तो कभी नहीं सोचे थे सर हम, वो रैंक भी आ गया, बड़ा अच्छा रैंक भी आ गया, चलो, तो ये कभी नहीं सोचे थे। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करते करते, और सर एक ऐसा पिलर स्टोन है, रेडीमेड है हम लोग के पास, अलार्म जो होता है रेडीमेड होता है ना सर, अलार्म बेल की तरह है, रेडीमेड प्रोवाइडेड है, वहां पे गिरोगे पड़ोगे वो अलार्म बेल बजता जाएगा आपके लिए, और वो टाइम आपके लिए हमेशा ऐसा, बाकी टाइम में पॉसिबल तो है नहीं, बीइंग वेरी प्रोफेशनल अमंग द अदर इंस्टीट्यूशन और टीचर्स। तो सर को थ्रू आउट द टाइम, हाँ, बहुत सेल्फ क्राइसिस हुआ, सेल्फ डाउट हुआ, हम लोग का ग्रुप में जो फ्रेंड्स थे वो लोग के साथ हम लोग बातचीत करते गए, और भी फ्रेंड्स थे, और फिर सर का कंसिस्टेंट सपोर्ट मिला, केयर मिला, और सर का जो हर क्लास से पहले मोटिवेशनल वर्ड्स रहता है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए उसका जो स्पेशल अटेंशन रहता है, तो ये कंसिस्टेंसी अगर हम लोग इसमें सपोर्ट के साथ, बहुत सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को, जो आज हम सबके साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे है, तो बहुत सपोर्ट हम लोग को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हम लोग को खुद से नहीं करना पड़ रहा है। तो अगर इसको मान के हम लोग बस अपना कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, थोड़ा सर का बात सुनेंगे, और अगर खुद को हर चीज में पॉसिबिलिटी तैयारी करके रखना, हर एक चीज में खुद को वो, इट्स नेवर इम्पॉसिबल कि ये अगर हो गया यहाँ पे चला गया तो पॉसिबल नहीं है। पहले सबको बहुत हार्श लगता था कि शादी में गए वो भी बोल रहे पढ़ाई करो, वहां पे मॉक टेस्ट क्यों नहीं दिए, बोला वहां पे घूमने गए, पिकनिक में गए, बोले क्यों नहीं दिए मॉक टेस्ट, गए तो क्या हुआ, हमने सर ऐसे कैसे बोलते हैं, हम शादी में जाएंगे तो लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। तो अभी लगता है कि नहीं, वो पॉज जो लेते हैं वो खतरनाक पॉज होता है यार, उसमें अगर फंस गए तो बेचारा शादी में जाके आधा घंटा 15 मिनट देखिए कुछ तो शांति मिलता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक जो चीज है, जो स्मार्ट वर्क जो है, हार्ड वर्क के साथ भी स्मार्ट वर्क है, कि जो पॉइंट्स बनाना, नोट्स अच्छे से बनाना। नेट वाले के लिए तो हम जो बोलेंगे, जो सर के साथ जो बुक्स है उसके बाद में हम पॉइंट सारा जॉट डाउन कर लिए थे, मीन को भी करते हैं देखे, सोनी मैडम को करते हैं देखे, तो वो बुक्स के ऊपर सारा पॉइंट किया, अलग से कॉपी नहीं बनाया उसके लिए, बुक बहुत अच्छे से पढ़े सर का, नोट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट उस बुक में लिख लिए, यूपीएचएस के टाइम में नोट्स अलग से बनाए, एमपीपीएस के टाइम में नोट्स अलग से बनाए, बहुत छोटा छोटा नोट, बहुत एकदम गाथा नहीं बनाना है, छोटा छोटा नोट जहाँ पे वीडियो अगर देखेंगे बार बार वो चीज वाइब्रेट होता रहता है, और पीडीएफ थोड़ा सा जॉट डाउन कर लेंगे पॉइंट्स, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है आराम से। और चीज क्या बोलेंगे सर, अप्स एंड डाउन तो आएगा जिंदगी में, तो उसको बस हम लोग का कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, जितने सारे लोग यहाँ पे है, हर का लाइफ स्टोरी अलग है। आज मेरा एक फ्रेंड शायद आपसे बात की पूजन, तो वो हमको बोल रहे थे कि बहुत गैप हो गया, हमने, तुम जाओ ना क्लास में देखोगे कितने स्टूडेंट्स है, उसका कितना कितना प्रॉब्लम है, किसका गैप हो गया, कि कोई कंटिन्यू नहीं कर पाया, फैमिली हो गया, तो उनको लगेगा नहीं तुम कोई अलग सा स्पीसीज हो, कहीं से नहीं लगेगा, ये जस्ट लाइक अदर पर्सन। तो इतना सपोर्टिव कम्युनिटी है हम लोग का, एक दूसरे के साथ सीखने के लिए मिलता है। कल सब इंट्रोडक्शन दे रहे थे सर उस क्लास में, सबको लग रहा था कि कहाँ कहाँ कैसे स्ट्रगल करके लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सर इसमें लगता ही नहीं कि हम एकदम अलग से कोई चीज है एकदम जो हमसे नहीं हो पा रहा है, हम एकदम सबसे ज्यादा दुखी जोन में है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बाकी सब लोग अच्छे में है, तो वो लोग का लिए पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा मौका ही नहीं मिलता है मतलब इस कम्युनिटी में रहते हुए। तो कंसिस्टेंट होना, पढ़ाई करते रहना, फोकस्ड रहना एक्चुअली करना, और मॉक टेस्ट जो है बहुत सीरियसली मॉक टेस्ट पे अपियर करना, कि हम टॉप में जाएंगे ऐसा करना, उसको रिवाइज करना, उसको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना हर एक क्वेश्चन का, थोड़ा बहुत बस उसका पीडीएफ जो मिलता है, अभी पीडीएफ एडिटर भी आ गया है, पीडीएफ उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं कि क्या डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जो है, एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट मॉक टेस्ट में उसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख के उसको कंसिस्टेंसी के साथ और आपस में ग्रुप करके भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अगर ऐसा कोई सपोर्टिव फ्रेंड्स मिले हम लोग के साथ, तो ये बहुत सारा एमपीपीएस में बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि बहुत पहले आपका कोर्स बंद हो चुका था, हम लोग अकेले बहुत ही डिफिकल्टी में थे, तो 3-4 लोग मिलके हम लोग जो ग्रुप बनाए थे वो बहुत ही हेल्पफुल रहा लास्ट डे तक। वो अभी भी इंटरव्यू के टाइम में भी जो ग्रुप बना के हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें बहुत हेल्पफुल रहा सर। तो ऐसे करके पॉसिबल है, इट्स नेवर यहाँ दो इम्पॉसिबल। तीन चीजें मुझे सीखने को मिली कि एक तो बहुत ऊपर जाना है ना, तो सबको साथ लेके नहीं जा सकते हो, सबको छोड़ना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, रिश्ते नाते छोड़ने पड़ेंगे, और जब आप अचीव कर लोगे तो रिश्ते नाते अपने आप बन जाएंगे। फिर बिल्कुल आपको बिल्कुल। बनाने की जरूरत नहीं है, आपको छोड़ने में एफर्ट लगाना है, बनाने में कोई एफर्ट नहीं लगाना है। तो मेरा मम्मी भी और बहुत परेशान रहते थे कि
और जब इतना पढ़ता रहता है वो, उसको अच्छा था वैसे, बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे ये तो सबको मजा आता है, पर वो जब घर में आके भी उन लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा जाएंगे घूमने, मेरे पापा तो हमेशा अच्छा बब्बी आ रही तो फिर यहाँ जाएंगे, मम्मी बोला इतना तो मत अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ, आके बुक लेके बैठ जाएगी, आपको कहीं नहीं ले जाएगी। फिर भी हम मैनेज किए, कभी मूवी ले गए, कभी साइड बाई प्लेस में लेके गए, मैनेज किए, पर है मतलब घर वाले भी आपसे गुस्सा हो जाएंगे, बाकी तो डिटैचमेंट क्रिएट हो ही जाता है ऐसे। सॉरी सर, आई इंटरप्टेड यू इन बिटवीन। और जो आपके जो क्लासेस थे, क्या आपने कभी कोई क्लास छोड़ा है पिछले 2.5 साल में? नहीं सर, क्लासेस नहीं छोड़े हैं कभी भी, नहीं कुछ भी छोड़ा। क्लासेस में। और कभी कोई मॉक टेस्ट छोड़ा है? नहीं, मॉक टेस्ट में नहीं छोड़े सर। क्लासेस का तो ऐसा भी है, शायद हम आपका 10 मिनट बस क्लास उसका यूटिलाइज कर पाए थे, पर हम ज्वाइन जरूर करते थे उसमें। भले वो दो चार ऐसा काम आ गया था कि रात में सब बोल रहे कुछ कुछ घटना हो गया हॉस्टल में, हम लोग को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, कोई बच्चे को हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में बैठे हैं, बाहर वो हेडफोन लगा हुआ है, अगर भले 15 मिनट का कुछ बात ही मेरा दिमाग में आ जाए, क्योंकि वो सुनने के बाद जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना तो बहुत हेल्पफुल होता है। लाइव क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब लाइव क्लास अगर हम लोग पेंडिंग करते जाएंगे तो वो इतना पेंडिंग बनता जाएगा कि और फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर हम लोग खुद डिप्रेस हो जाएंगे। अगर लाइव क्लास एक दो मिस करते जाएंगे तो पूरा जो चेन होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो अगर कभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी हुआ, अगर मतलब 10-15 मिनट का भले सही, 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन की, दो चार वर्ड्स ही सही मेरा दिमाग में चले गए, तो वो हेल्पफुल होता है सर। वो लाइव क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड। यहाँ पे मैं बहुत प्राइड फील कर रहा हूँ कि मेरे और आपके बीच में जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है वो यही है कि अगर आपके पैर पृथ्वी पे हैं तो क्लास ज्वाइन करना है। तो आप ही से तो आपका तो डांस सुनते सुनते ही ऐसा हुआ है, मतलब लाइव क्लास ज्वाइन कर रहा है ऐसा कुछ लगता है। रियली ग्रेट। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा आपकी मम्मी को, अगर आसपास हैं तो बुला अच्छा देंगे, और तब तक माँ, अच्छा मम्मी सुन रही उधर, वो भी ज्वाइन की है। रियली और ग्रेट। हिंदी उतना नहीं आता है पर वो सुन रही है, शी लर्निंग हिंदी। आपके साथ रहते रहते थोड़ा बहुत हिंदी सीख गई। बहुत It's really a pride moment for the whole family. So once again, I welcome Kohinoor Madam to the session, and this time I am really pride on you कि आपने इतनी बढ़िया समझदार बेटी को जन्म दिया। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को सर ऊंचा करके खड़ा होना सिखाते हैं। মানে অনেক পেরেন্টস যারা বাচ্চাকে আর কি মাথা উঁচু করতে শেখায় আর কি। স্যার, আমি তো মা আমি তো সবসময় শেখাবো যে মাথা উঁচু করে চলতে, কিন্তু সবসময় একটা গাইডের দরকার আছে। আমি যতটা না পেরেছি আপনি তার বাকি রাস্তাটা আপনি দেখিয়েছেন। আর সবচেয়ে ভালো লাগে যেটা আপনার, একটা মানুষের সার্বিক গঠন, তার শরীর, মন, শিক্ষা, এই সব দিকটা আপনি দেখেন। এইটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। আদর্শ গুরু যিনি, সেটা আপনি। আর গুরুরাই আমাদের আদর্শ পথ দেখায়, মহান পথ যুগে যুগে গুরুরাই দেখিয়েছেন। আপনিও সেই গুরু, আমারও গুরু, আমার মেয়েরও গুরু। আমি অনেক ধন্য যে আপনার মতো একজন গুরুকে ও পেয়েছে। এখনো পড়াশোনাটা শুধু আপনার জন্য একটা নেশায় পরিণত হয়ে গেছে, এবং পড়া থাকলেও পড়ে, না থাকলেও পড়ে, সব সময়। আর একটা জিনিস ওর, যেটা আপনার যোগার মাধ্যমে বা মেডিটেশনের মাধ্যমে পরিবর্তন অনেক হয়েছে, এটা হওয়ার দরকার ছিল। আগে একটু রাগী ছিল, অল্পেতে রেগে যেত, হ্যাঁ, সেইটা কিন্তু মেডিটেশনের মাধ্যমে একদম সলভ হয়ে গেছে। ও এখন অনেক সংযত, অনেক ঠান্ডা, আপনজনদের কাছে এবং যে কোনো মানুষের কাছে খুব প্রিয়। এবং সেইটা ওই যে গঠনটা বা পরিবর্তনটা, এটা আপনার যোগা ক্লাসের মাধ্যমে হয়েছে। একটা মানুষের শুধু শিক্ষা বা লেখাপড়া বা এত সার্টিফিকেটের সবটা হয় না, আপনার মতো গুরুদের সান্নিধ্যে চরিত্র গঠনও দরকার হয়। সেই চরিত্রটা আপনি ওর গঠন করেছেন, সেটা আমি পারিনি। আমার লক্ষ্য, আমার উদ্দেশ্য বা আমার ইচ্ছা সবটাই আছে, কিন্তু আমি তো অতটা নিয়ে যেতে পারতাম না যেটা আপনি পেরেছেন। এই জন্যই আপনি অনেক অনেক ধন্য, আমিও ধন্য।
सोनी का डिमांड है कि थोड़ा सा इसको समराइज करेंगे बबली। हाँ सर, मम्मी जो बोली कि मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट तो चाहिए होता है बच्चे को, पर एक गाइड अगर ऐसा रहे तो फिर गाइड का सपोर्ट बिना इतना दूर पहुंचना मुश्किल है। और मम्मी पापा बहुत कोशिश तो की, पर आप नहीं होते तो मुश्किल होता, क्योंकि मम्मी आपको बस मेरा टीचर से नहीं जानते हैं, वो आपका भी टीचर है, जैसे आप भी उनका टीचर हो, तो आपको पता है कैसे आप टीचर हो, योगा टीचर आप हो उनका, तो पता है वो कंसिस्टेंट आपके साथ भी है। तो आपके डर से वो भी कोई क्लास ऑफ नहीं करते हैं, तो फिर बस वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा मम्मी देखी है कि पहले गुस्सा करते थे, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड थे, तो पर उसके बाद जितना कंपोज काम हो गया है, सबके साथ बहुत अच्छे से रिलेशंस मेंटेन करते हैं, सबके साथ सबको अच्छा लगता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर प्लस मेरा मम्मी के अंदर भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो मेडिटेशन और योगा के थ्रू। तो उसके लिए पता है सर का आपका इम्पोर्टेंस कितना है इस तैयारी के साथ अभी जगह में पहुंचने के लिए। अच्छा, मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना एज अ मेंटर, कि ये दोनों माँ बेटी के अंदर एक सिमिलैरिटी जो सबसे बड़ी है, दैट इज कंसिस्टेंसी। दोनों ही कंसिस्टेंट हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी योगा क्लास नहीं छोड़ता है। ये मम्मी का थोड़ा सा वो है, उससे मेरे अंदर भी आया है कंसिस्टेंट। अभी अभी शी 67, अभी सब काम खुद करती है, बैंक जाना, ट्यूशन पढ़ाना, पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है अभी। बोले नहीं हम घर नहीं बैठेंगे, हम पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे। शी इज डूइंग, अभी रिटायर हुई है, टीचर थी तो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट में टीचर थी, मास्टर्स बीएड तक सब की, बहुत मतलब तब ज्वाइंट फैमिली के साथ बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई करके मास्टर्स बीएड तक कंप्लीट की, फिर जॉब की। पापा को लेके डायलिसिस पापा का चलता था, हफ्ते में 3 दिन जाना पड़ता था हॉस्पिटल में, 6 घंटा बैठे रहना पड़ता था। तो वो सारा कुछ करना, पापा को हर चीज टाइम दिखाना, मेडिसिन लाना, खुद खुद पार्ट टाइम जॉब कर रही है, ट्यूशन पढ़ा रही है। तो अभी इस उम्र में और जितना सारा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस था, योगा करके वो सारा कुछ हट गया, माइंड बहुत फ्री हो गया है, अभी बहुत कंपोज हो गई है। तो अभी पापा जाने के बाद भी मेरा मम्मी बहुत कंपोज है, मतलब ऑब्वियसली वीकनेस तो आता है, पर वो जो ब्रेक डाउन होता है वो हम लोग के साथ, किसी के साथ भी वो मम्मी में मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत कंपोज है, उनका पॉजिटिव चीज को लेके हम लोग साथ में हैं। तो सर सब कुछ योगा बहुत सर हेल्प किया सर, ये तो नहीं है पर सर ये जो कंसिस्टेंसी इतना साल से किए है उसका इफेक्ट अभी दिखता है सर, तुरंत तो नहीं दिखता है। क्या होता है कि मोटा पतले तो दिख जाता है कि इतना लॉस कर ले, उतना घटा ले, ये कर ले, पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये इतना साल बाद पता चल रहा है कि व्हाट योगा एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड इन आवर लाइफ। ट्रू। अच्छा, हर एक पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि मैं अपनी नाव जहां पे छोड़ूं, मेरे बच्चे वहां से शुरू करें। तो कोहिनूर मैडम हैज फिनिश्ड हर लाइफ, रिटायर्ड एज अ टीचर, एंड द डॉटर बिकेम प्रोफेसर। सो हाउ डिड यू फेल्ट? आप इसको बंगाली में थोड़ा ट्रांसलेट करके इनको बताएंगे क्वेश्चन। তো তুমি মানে তুমি যেটা করেছো না, সব মা চায় আর কি মেয়েরা ছেলে মেয়েরা আগে অনেক বাড়ুক আর কি। তুমি তোমার লাইফ একটা টিচার হিসেবে ছেড়েছিলে আর আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছি, সেটা তোমার একটা অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেক বাবা মাই চাই, প্রত্যেক বাবা মাই চাই ছেলেমেয়েরা আরো আরো অনেক বড় হোক। আমার মেয়ে যে জায়গায় এসেছে আমি খুব খুশি, আমার ফ্যামিলিও খুব খুশি, আমার পরিবারে আরো যারা আছে আত্মীয় স্বজন সবাই খুব খুশি হয়েছে। বাবলি আজকে অনেকটা অনেক উঁচু গেছে, আরো আরো পৌঁছতে উঠুক। আপনার আশীর্বাদ, ওপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, সব যেন ওকে আরো উঁচুতে তোলে, এটাই আমরা কামনা করি। ও সুস্বাস্থ্য এবং সুশিক্ষা আপনার কাছ থেকে অনেক পেয়েছে, আরো যেন পায়। আপনি সবসময় যেন গাইডে থাকেন, ওর গাইডেন্স সবসময় গাইড রূপে থাকেন। चलो, मैं बहुत खुश हूं कि बबली हो चाहे आप हो, both यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। सोशल सर्विस में आप भी लगे हुए हैं, बबली भी लगी हैं, नाउ शी इज गोइंग टू डू सम मैजिक इन रिसर्च आल्सो। तो जिस तरह से आप लोगों ने समाज में परिवर्तन किया है, खासकर बबली की मैं बात करूं तो कितने सारे लोगों को ये योगा में लेके आई है, कितने सारे लोगों की जिंदगी को उन्होंने बदला है। आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहें। Thank you so much, Kohinur madam, for being a part of this session. I'm really thankful to you. और इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए लोगों को और बबली को भी। थैंक यू सो मच। एक पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि मतलब ये रिजल्ट आने के बाद इतने सारे हमको कॉल्स आए, मैसेजेस आए डिफरेंट नेट ग्रुप से, तो हमको लगा अच्छा कुछ अच्छा कर दिया, मतलब हमको
लगा था ठीक है कुछ नहीं है, मतलब हमको लगा अच्छा सच में, मतलब इतना अच्छा इंस्पायरिंग चीज है ये, मतलब इतना सारा देश सो जेन्युइनली हैप्पी, मतलब इतना लोगों का मैसेजेस आया, मतलब देश सो हैप्पी फॉर मी कि हम सच अच्छा, मतलब सच में एक का सक्सेस कितना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि आपका सक्सेस स्टोरी हर टाइम जो बनाते हैं इतना इंस्पायरिंग होता है। राष्ट्रीय लिखावटी मैम था, राम वल्लभ शर्मा सर का सक्सेस स्टोरी देखे तो अभी तक वो सब वर्ड्स याद है, कैसे दोनों कितना डिफिकल्टी से किए, राम वल्लभ सर का उसका उनका जो कितना पेशेंस था, कितना बात, तो ये हर टाइम हम लोग जो कम्युनिटी है एक दूसरे को इतना हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जैसे सपना मैडम बोली, तो ये जेन्युइनली फीलिंग आता है। तो योगा करते करते ही इसका योगा का कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना अभी तो नहीं होता है, पहले होता था, एक्सट्रीम में चले जाते थे। अभी अच्छा फेल किया, अच्छा पास किया, अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा वाला सिचुएशन आ जाता है, ऐसा हो गया है। अपने फ्लॉज को डिटेक्ट करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, और डिटेक्ट करने के बाद उससे भी मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि मेरे अंदर फ्लॉ है, और उससे भी मुश्किल काम होता है उसके ऊपर एक्शन लेना। यस सर। तो अगर ये आप तीनों ही काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जितने भी फ्लॉ है वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो मेरा क्या था, मेरा बीएड करने का कभी मन नहीं था, स्कूल में आने का मन नहीं था, पर मेरा मम्मी का रिटायरमेंट 2018 में था, मेरा पापा वीआरएस ले चुके थे जॉब से, और हमको फैमिली को सपोर्ट करना था, ये हमको पता था। तो पीएचडी में समय लग सकता है, ये भी हमको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना का काफी टाइम टेकिंग हो सकता है। तो हम बीएड इसीलिए कर चुके थे क्योंकि कि हमको कुछ जॉब करना है, तो मम्मी के रिटायरमेंट से पहले ही हमको जॉब करना है। तो वो 2018 में मम्मी 19 में रिटायर किया, हम 2018 में जॉब में एंट्री कर चुके थे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो था ही, और मेरा हमेशा से एक परसिंग था कि हमको पीएचडी करने आगे जाना है। और जॉब में आने के बाद वो चीज बहुत ही चेंज हो जाता है, जब आप जॉब में आते हो कहीं ना कहीं बहुत टाइम हो, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, और आपका सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, पैसा तो आ ही रहा है, कहीं ना कहीं आप मेंटली ना कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो कि अब तो सिक्योर लाइफ है, गवर्नमेंट जॉब है, पैसा मिल रहा है, तो वो चीज से बाहर निकल के खुद को फिर से धकेल के वो अनकंफर्टेबल जगह में ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो आपको अपना पैशन जो है उसको हमेशा देखते रहना कि ये टेम्पररी सिचुएशन है, कि अब हम जॉब में है, पैसा आ रहा है, सब लोग अच्छे बोल रहे हैं, ये टेम्पररी सिचुएशन, जब 2-4 साल बाद जाएंगे जब ये हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम लगेंगे अपना पैशन हम छोड़ चुके हैं, तो वो अगर गिल्ट फीलिंग में आ जाएंगे, तो उसको हमेशा दिमाग में रखना है कि नहीं, मेरा पैशन ये है, कुछ भी हो जाए हमको ये फॉलो करना है, ताकि हम इतना काम में फंस गए। हम तो ये बोल रहे हैं कि देखो हर दिन आपको 12-13 घंटा नहीं पढ़ना है, पर हर दिन आप अगर अपने लिए 10-15 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा भी, जैसे भी टाइम आपको खुद के लिए मिलेगा, इतना सेल्फ मोटिवेशन होता है वो चीज। अगर आज भी मेरा कोई अगर जॉब, मेरे मम्मी भी वही बोल रहे थे, अगर एग्जाम रहे ना रहे वो पढ़ना, जो सर से हम सीखे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, देखिए एग्जाम से पहले 2-3 महीने पहला शुरू करते थे, बट 2022 से हम बोल रहे हैं आपको, ये 2025 है, हम कभी भी सिंगल डे नहीं हुआ कि पढ़ाई नहीं की। इट्स बिकम एन एडिक्शन टू मी, मतलब काम रहे ना रहे, एग्जाम रहे ना रहे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते, सर का स्किल से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, तो कुछ ना कुछ वो कंसिस्टेंसी और उसके साथ टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर काम करने का टाइम में बहुत कम टाइम भी मिल रहा है, अगर नेग्लिजेंट टाइम में मिल रहा है, फिर भी आप याद करना कि ये सब पढ़े हैं, हम ये सब चीज को करेंगे, ये रिवाइज करेंगे, ये चीज करेंगे। अगर लिटरली इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, so some things in your mind going on, okay these things I have to study, these are the things I have to do, so ये कहीं ना कहीं हम लोग, मतलब गिल्ट फीलिंग हम लोग इतना होता है ना, उसमें मर जाते हैं आधा हम लोग, और लेट कर लिए, क्लास नहीं छोड़ दिए, तो वो गिल्ट फीलिंग के चक्कर में और टाइम चला जाता है, अच्छा ऐसा क्यों किए, तो टाइम बर्बाद हो गया। तो गिल्ट फीलिंग से खुद को बचाना है, और ये सब करेंगे तो इतना सेल्फ मोटिवेशन होता है, तो फिर आगे वो चीज होता है। आप अगर उसके साथ पैशनेटली जुड़े हुए तो आप पहुंच जाएंगे, उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेरा टाइम लगा है, ऑब्वियसली हम पीएचडी किए, फिर उसके बाद इस फील्ड में आए, मेरा पर्सनल लाइफ में मेरा चीज बहुत सारा अप्स एंड डाउन हुआ, तो मेरा मेरा ये सब चीज चला, तो फिर अभी इसमें टाइम लगा, पर पहुंच जाओगे आप। कंपैरिजन में नहीं आना है, कौन कितना कर रहा है, वो आगे चला गया, वो तो मेरे साथ बैच में था, अगर उसमें जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो गए, उसमें हेल्दी करोगे, अच्छा वो चला गया तो हम भी जा सकते हैं। जैसे नीलू हम लोगों से कितना छोटी है, अभी वो सेम पेडेस्ट्रल पे है, तो उसका डेडिकेशन, उसका लेवल ऑफ वर्क जब देखते हैं, उसका साथ जब डेडिकेशन देखते हैं, बहुत सीनियर है उससे, हम सोनी मैडम सोनी, तो उसका डेडिकेशन देखते हैं, तो हमको लगता है कि मतलब वो कंपैरिजन में नहीं जाना होता है, पर अगर सेल्फ सपोर्ट लेना है, एक दूसरे से सीखना है, तो वो बहुत पॉजिटिव चीज फील करवाता है। बहुत बड़ा रोल होता है किसी बच्चे को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो सक्सेस भी पूरे परिवार का होता है और फेलियर भी पूरे परिवार का ही होता है, तो सेक्रीफाइसेस भी पूरे परिवार को ही करना चाहिए।
इस वीडियो को जितने भी पेरेंट्स सुनेंगे ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जितने परिवार के फैमिली मेंबर्स जो ग्रो करना चाहते हैं, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, पूरी शिद्दत के साथ उनका सपोर्ट करो। Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, sir. Congratulations to you, ma'am, and congratulations to you, sir. Thank you, सेशन sir. काफी लंबा हो गया लेकिन बहुत हेल्पफुल था सबके लिए। तो मैं लास्ट में बस आई वुड लाइक टू डिवोट 2 लाइन्स टू सर एंड 2 लाइन्स टू बबली मैम। सर के लिए जितना कहा जाए उतना कम है, तो कबीरदास की 2 पंक्तियां मैं डेडिकेट करता हूं सबको। सब जानते होंगे, इसको सबने सुना होगा कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो जितना कहा जाए सर के मोटिवेशन के लिए, सर के एफर्ट्स के लिए, कंसिस्टेंसी के उतना कम है। और मैम बबली मैम, आपके लिए आपने जो अप्स एंड डाउन्स थे, जिस तरह से आपने नेविगेट किया थ्रू आउट योर स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग, तो 2 पंक्तियां आपके लिए मैं डेडिकेट करूंगा। आपने ये साबित किया है कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या। तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है मैम आपकी कहानी। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो मच सर, आपके बारे में जितना आप बोलना है, कहाँ से शुरू करेंगे कहाँ खत्म करेंगे, सच में नहीं पता है। इतना सारा कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, और आप इतना प्रेजेंस लेके भी फिर भी वहीं पे जमीन में पैर रखते हो। कितने सारे लोग आपको विशेष देते हैं, अच्छा बोलते हैं, फिर भी आप वहीं पे ग्राउंडेड हो, और आप एक हम लोग के लिए लर्निंग हो सर। और लाइफ का अंत पार्ट तक हम तो हमेशा प्रे करते हैं कि हमेशा कनेक्ट रहेंगे और हमेशा सीखते रहेंगे और आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। और सर हर एक चीज में आपका सपोर्ट मिला है सर, और आपको ये पूरा डेडिकेशन श्रेय आपको जाता है हर चीज के लिए। हर एक ऐसा कोई बात नहीं जो आपको हम बता नहीं सकते, तो हर चीज के लिए सपोर्ट मिला है सर। अदरवाइज इतना मेंटर जो है, ऐसा नहीं, क्या मेंटर होता है उसे सीखने के लिए मिलता है। खुद भी ट्रांसफॉर्म हुआ है, खुद के लिए, स्टूडेंट के लिए ऐसा हेल्प करने के लिए खुद को सोचते हैं। पहले सोचते थे अपना ही रहे, पर अभी खुद को भी चेंज कर रहे हैं एज ए पर्सन कि कैसा होना चाहिए सीखते सीखते। तो ये आप एक सर ऐसा इंसान हो जो जिंदगी भर सिखाते रहेंगे। तो इसीलिए हरविंदर सर से इंस्पायर होके एक लाइन हम भी रविंद्रनाथ टैगोर को याद ही कर देते हैं, तो एक 2 लाइन गाते हैं। इरशाद मैम। আমার মাথানো তো করে দাহে তোমার চরণ ধুলার পাওয়ালে সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে মার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে মার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। वाह मैडम जी वाह। मजा आ गया। सर Wonderful, अगर आप ma'am. ऐसे ही लास्ट करेंगे तो कहाँ क्लास खत्म करने का मन करेगा हाँ सर। सर, सच में उठने का मन नहीं कर रहा तो सर ये मेरा लास्ट उठने में beginning हो गया। लिटरली सर उठने का मन ही नहीं कर रहा सर, ये कंटिन्यू रखो सर। इसका मतलब है कि मेरा सच दो बिग लाइन बता दे बस। मेरा सर जो है आपका चरण में हमेशा रहे, और मेरा जो अहंकार है, अगर ऐसा हुआ तो मेरा आंखों के पानी से वो डूब जाए। अगर अहंकार मेरा किसी दिन आया, वो मेरे आंखों के जो आंसू है वो डूब जाए। आप मेरा चरण हमेशा अपना पैर, आपका पैर पे रहे, तो ये खास कर मेरे। मैम धन्यवाद इसका अर्थ बताने के लिए, मतलब बहुत अच्छा this- लगा। Yes, और ma'am. समझ आ गया। हम तो आपकी लय में खो गए थे मैम। ये जो हम्बलनेस दिखा रही है ना बबली, ये जो वाइब्रेंस है, ये जो योगा और मेडिटेशन ने दिया है, ये उसी का चमत्कार है कि आप सभी मैग्नेट की तरह चिपके हुए हैं। मेडिटेशन के अंदर इतनी पावर है, इट मेक्स यू मैग्नेट।
your voice becomes magnetic, your personality becomes magnetic, your vibrations becomes magnetic.